हेलो ऑल, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। आज हम लोग पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। पॉलिटी को बेसिकली हम लोग यूपी पीसीएस एंड बीपीएससी के लिए जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसके लिए पढ़ेंगे, और इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 वीडियोस में पूरा कंप्लीट कर दें। तो ये पहला पार्ट रहेगा उसका। ओके, इसमें हम लोग कंप्लीट क्या मतलब लक्ष्मीकांत प्लस जो घटना चक्र है उसका और प्लस माय ओन नोट्स है ना, उन सबको कंपाइल करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये यूपी पीसीएस आरओ एंड बीपीएससी के लिए रेलिवेंट होगा। ठीक है, बट उससे स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आप लोग ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया करंट अफेयर कंपाइलेशन को। सो थैंक्स अ लॉट फॉर इट। चलो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी में पहला हमारा टॉपिक क्या आता है? पहला जो टॉपिक है, टॉपिक 1 है ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ओके। एंड ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ना, क्योंकि इससे हर साल 2-3 क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जाम्स में आते हैं ना, यूपीएससी तक में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, तो इसको हम लोग कैसे कवर करेंगे? इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो पड़ी हुई है, टोटल 13 मिनट्स की है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, और इसके नोट्स भी चैनल पर पड़े हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे ही सारे नोट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए थी, बट ये रेलिवेंट है क्योंकि ये पूरा टॉपिक ही फैक्चुअल है। ओके, तो ये यूपी पीसीएस के लिए पढ़ो या तो यूपीएससी के लिए पढ़ो, दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको आप देख लेना। टोटल 13 मिनट्स की है बस। ओके, तो ये हमारा इससे कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसमें जितनी भी रेलिवेंट चीज़ है उसको रखा है, बाकी सब जो रेलिवेंट है उन सबको वाइट आउट कर दिया है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो क्या याद रखना है इसमें हम लोग को, जैसे हम लोग यूपी पीसीएस के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, है ना। अगर आप मेरी घटना चक्र की सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो ये अभी तक आप समझ गए होगे, है ना। इवन आपने प्रीव्यू खुद से भी लगाई होगी पीवाईक्यूज, तो उसमें आपने खुद ही देखा होगा कि कितने फैक्चुअल और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना, बिल्कुल ईजी से क्वेश्चंस आते हैं। तो उन्हीं चीज़ पर हम लोग को फोकस करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मल डिमांड कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? ये किसने, मतलब 1934 में हुई थी। किसने करी थी? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, इतना याद रखना है। फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब हुई थी? 1934 में। किसने करी थी? स्वराज पार्टी ने। ओके, अब ये जो आइडिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ये किसने दिया था पहली बार? ये दिया था एम एन रॉय ने 1934 में। ठीक है, उसी की वजह से यहाँ पे डिमांड हुई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है, पहला आइडिया किसने दिया? एम एन रॉय। किसने डिमांड करी? स्वराज पार्टी ने। कब किया? 1934 में। ओके, पहली चीज़ चलो ये याद हो गई। अब डिमांड तो कर दी है स्वराज पार्टी ने, उसके बाद क्या हुआ? 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि हमारे इंडिया का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, है ना। और वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा वो विदाउट किसी एक्सटर्नल मतलब इंटरफेरेंस के होने चाहिए। ठीक है, तो उसी को ही माना था ऑगस्ट ऑफर में कि आप लोग अपना खुद का वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, इसमें हम लोग कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये ब्रिटिशर्स ने कहा था। ठीक है, तो ये एक्सेप्ट किस में हुआ था? ऑगस्ट ऑफर कब आया था? 1940 में। ठीक है, तो इसी के लिए फिर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान बना था। ओके, अब उसके लोग कैसे सेलेक्ट हुए थे? उसके कैबिनेट मिशन प्लान के लिए लोग, मतलब 10 लाख पे 1 रिप्रेजेंटेटिव था। ओके, 1 रिप्रेजेंटेटिव फॉर 10 लाख पीपल। ओके, टोटल सीट्स थी कितनी? 296 सीट्स थी। ओके, जिसमें से कि 93 प्रिंसली स्टेट्स की थी और 396 ब्रिटिश इंडिया की थी। टोटल कितना हो गया ये? 399 8 389। ओके, तो 389 सीट्स थी, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया की थी और 93 प्रिंसली स्टेट्स की। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन हुआ था, है ना, 296 सीट्स पर 1946 में हुआ था। ओके, तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 208 सीट्स विन की थी एंड मुस्लिम लीग ने 73 सीट्स। ठीक है, और बाकी के जितने इंडिपेंडेंट और स्मॉल ग्रुप्स थे उन्होंने 15। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद कर लेना। देखो, अभी तक हम लोग ने क्या याद किया? ये तो यह याद किया स्वराज पार्टी 1934 एम एन रॉय। ओके, फिर एक्सेप्ट कहाँ पे हुआ? ऑगस्ट ऑफर में, ये याद किया। ठीक है, उसकी वजह से फिर क्या बना? कैबिनेट मिशन प्लान, ये याद किया। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या याद किया? टोटल कितनी थी? 389 सीट्स थी, जिसमें 296 इसकी थी ब्रिटिश इंडिया की और 93 प्रिंसली स्टेट्स की। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट फैक्ट्स पूछता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या याद करेंगे कि आईएनसी ने कितनी जीती? 208। ओके, और मुस्लिम लीग ने 73। ठीक है, ये याद नहीं रखना है। ठीक है, 15 सीट्स स्मॉल ग्रुप्स एंड इंडिपेंडेंट्स ने, सिर्फ आईएनसी और मुस्लिम लीग की। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ये याद रखना, है ना, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, जैसे कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, यहाँ पे कोई डायरेक्टली इलेक्शन तो हुआ नहीं था कि लोगों ने अपने जनता ने चुन के भेजा हो। यहाँ के जो राजा थे उन्हीं ने इलेक्ट कर दिया था, नॉमिनेट कर दिया था। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ओके, ये कोई एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर नहीं था, है ना। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? ये होता है ना कि जितने भी लोग हैं सभी को वोटिंग राइट मिलेगा 18+, बट उस टाइम 18+ तो छोड़ो, था ही नहीं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये इलेक्शन हुए थे। ठीक है, ये भी याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग इलेक्शन हुए थे। अब इसमें जितने भी वोटिंग राइट्स थे ना, वो लिमिटेड लोगों के पास था, है ना। वो भी अब लिमिटेड लोग कौन कौन से थे?
है ना, जिनके पास जो मतलब टैक्स बहुत ज़्यादा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो जितने भी एलीट क्लास के लोग थे सिर्फ उन्हीं को वोटिंग राइट्स था, ठीक है। अब देखो, वाइसरॉय इनवाइटेड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 9 दिसंबर 1946। ओके, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, है ना, एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQs में, ठीक है। तो ये डेट याद रखना, है ना, वैसे तो ईयर इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, बट ये डेट भी याद रखना, 9 दिसंबर 1946, इस दिन पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली थी, ठीक है। अब देखो, जब पहली बार मिली थी तो उसमें सिर्फ 207 लोग ने पार्टिसिपेट किया था, है ना, बाकी सबने नहीं किया था, बट बाद में आते आते बाकी सबने भी ज्वाइन कर लिया था धीरे धीरे। ओके, तो ये याद नहीं करना है, बट स्टिल पता होना चाहिए कि सारे मेंबर्स ने नहीं ज्वाइन किया था। अब ये जो पहली असेंबली हुई थी, है ना, तो इसको प्रिसाइड किसने किया था, मतलब प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे, है ना। एक्चुअली क्या होता है, कन्वेंशन क्या होता है कि जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होगा, जब पहली मीटिंग होती है ना, तो जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसी को ही प्रेसिडेंट बना देते हैं। तो ये जो सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, इस वजह से इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया था। ओके, अब बाद में जब फर्स्ट मीटिंग के बाद ये लोग फर्स्ट मीटिंग में इलेक्ट करते हैं कि कौन प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, तो उसमें फिर उन्होंने चूज़ किया था राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाएंगे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये याद रखना, पहले कौन थे टेम्परेरी प्रेसिडेंट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, उसके बाद फिर कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, अब ये देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने को टोटल कितना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है, तो वो ये लिखा हुआ है 2 years 11 months and 18 days, ठीक है। ये भी याद कर लेना, एक बार पूछा गया है, दोबारा पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, बट एक आइडिया रखना, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे ये 2 साल 11 महीने और 18 दिन है ना, तो मतलब इसमें 12 दिन और जोड़ दो तो पूरा 3 साल हो जाएगा, है ना, 3 years हो जाएगा। तो ऐसे याद कर लो, 3 years minus 12 days, है ना, ऐसे जल्दी याद होगा, ऐसे याद रखने में ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। अब देखो, टोटल इसमें 11 सेशंस हुए थे, इतने टाइम में 11 सेशन हुए थे, है ना, 165 डेज तक ये सेशन चले थे 11, तो इतना फैक्चुअल भी नहीं पढ़ना है, बट बस ये याद कर लेना 3 years minus 12। ओके, बाकी ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, अब इसमें देखो और क्या है, ठीक है, अब इसमें लास्ट जो सेशन हुआ था ना, वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, ये याद रखना, ठीक है। ये किस लिए हुआ था, ये इसलिए हुआ था कि जो भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उसमें सबके मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए थे, सिग्नेचर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसलिए 24 जनवरी 1950 को मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो ये याद रखना, मान लो ऐसे कुछ पूछ ले कि सारे मेंबर्स कब मिले थे सिग्नेचर करने के लिए, तो 24 जनवरी 1950 को। ओके, इसके बाद 2 दिन बाद 26 जनवरी को फिर स्टार्ट हो गया था। ओके, बेनेगल नरसिंह राव, है ना, BN राव, यही पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखना, यहाँ पे ये MN रॉय हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है, यहाँ पे MN रॉय हैं और यहाँ पे ये BN राव हैं। ओके, तो ये याद रखना, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, ये पूछा गया है। ओके, हु वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, तो ये बेनेगल नरसिंह राव, BN राव याद रखना, ठीक है। अब ये देखो 26 जनवरी 1949, सॉरी 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, इस दिन अडॉप्ट कर लिया था हम लोग ने, है ना, अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ, मतलब जो भी हमारे प्रीएम्बल में लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर हियर टू अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, तो वही चीज़ है यहाँ पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 26 नवंबर 1949, याद रखना, इसी दिन अडॉप्ट एंड इनेक्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो, उसमें कुछ जो प्रोविजंस थे, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो 26 नवंबर 1949 को ही स्टार्ट हो गए थे। ओके, बाकी के जितने थे वो 26 जनवरी 1950 को हुए थे। ओके, तो ये नहीं याद करना है कि कौन सा कब हुआ था, बट ये पता होना चाहिए कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को नहीं स्टार्ट हुआ था, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट उसी दिन स्टार्ट हो गया था 26 नवंबर को ही, ठीक है। अब पहली वुमेन कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सॉरी पहली मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वुमेन कितनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, 15। ओके, ये भी पूछा गया है, ये याद रखना, टोटल नंबर ऑफ वुमेन्स 15 थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। अब देखो, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, है ना, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो इसमें क्या था, पहले ये जो मुस्लिम लीग ने पार्ट नहीं लिया था, है ना, ये अलग हो गए थे, बट बाद में आके ये मुस्लिम लीग के 5 मेंबर इसमें इंक्लूड हो गए थे कैबिनेट में, ठीक है। पहले इन्होंने बॉयकॉट किया था मुस्लिम लीग ने, बट बाद में आके जब देखा कि ये तो मतलब मिनिस्ट्री बनाए ले रहे हैं, काम चल जा रहा है इनका हमारे बिना, तो बाद में इनको फोमा हुआ और ये आके ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब देखो, इंटरिम कैबिनेट में कौन कौन सी पोर्टफोलियो किसके पास थे, है ना, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, PCS में बनते हैं, UPSC में तो कभी नहीं पूछा है, तो PCS में इसमें बनते हैं, चलो देखते हैं। एक तो देखो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल में कॉमनवेल्थ रिलेशंस। ओके, तो ऐसे याद रखकर लोग, एक्सटर्नल अफेयर किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू। ओके, और होम मिनिस्ट्री किसके पास थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, ऐसे सिंपल याद हो जाए, एक्सटर्नल अफेयर्स जवाहरलाल नेहरू, होम एंड
इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। और फूड किसके पास था? राजेंद्र प्रसाद, ओके। बाकी ये जॉन मठाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेबर ये भी नहीं है, ओके। डिफेंस इंपॉर्टेंट है, ये किसके पास था? सरदार बलदेव सिंह, ओके। सिमिलरली ये वर्क्स माइंस एंड पावर, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट सी एच भाभा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से ये याद कर लेना कि ये किसके पास थी? वर्क्स माइंस एंड पावर सी एच भाभा के पास, ओके। लियाकत अली खान, ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास फाइनेंस था, फाइनेंस तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है ना, बजट ईयर है। बजट ईयर क्या होता है? बजट तो हर साल आता है, ठीक है। अब्दुल राब निस्तर, सॉरी अब्दुल राब निस्तर, इनके पास पोस्ट एंड ईयर था, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट भी नहीं है इंपॉर्टेंट, एडुकेशन इंपॉर्टेंट है, ये सी राजगोपालाचारी, ओके, इनके पास था। फिर ये कॉमर्स नहीं है इंपॉर्टेंट, हेल्थ भी नहीं है इंपॉर्टेंट, लॉ याद कर लिया, जोगेंद्र नाथ मंडल, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा? एक्सटर्नल अफेयर इंपॉर्टेंट है, होम, फूड और लेबर, डिफेंस, पावर, फाइनेंस, एडुकेशन और लॉ, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लेना बस, ओके। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज़, है ना। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, उनके चेयरमैन याद करने हैं हमको, ओके। तो इसको देखो, तो देखो यूनियन था जवाहरलाल नेहरू के पास, ओके। वैसे ही प्रोविंशियल किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऐसे याद रखो। यूनियन मतलब सेंट्रल पे कौन किसकी सरकार थी? सरकार नहीं है, मतलब याद करने का तरीका है बस, है ना। तो यूनियन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, और स्टेट में किसकी? प्रोविंसेस में मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, ओके। और स्टीयरिंग किसको पकड़ा दी, है ना। स्टीयरिंग मतलब ऐसे ही समझ लो जैसे कार की स्टीयरिंग होती है ना, तो स्टीयरिंग और रूल्स ये पकड़ा दिए थे राजेंद्र प्रसाद को, ओके। तो ऐसे याद कर लो। बाकी ड्राफ्टिंग कमेटी तो याद ही रहता है, भीमराव अम्बेडकर जी, ओके। एडवाइजरी कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, है ना, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी, ओके। बाकी ये दोनों नहीं है इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देखते हैं, है ना। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे, ओके, जिसको चेयरमैन किसने कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ओके। तो टोटल 7 थे, जिसमें एक थे भीमराव अम्बेडकर और बाकी के बचे 6, ठीक है। अब इनके नाम याद रखने हैं, है ना। ये पूछता है डायरेक्ट कि इनमें से कौन कौन से 4 ऑप्शन देगा, है ना, 4-5, और इनमें बोल देगा कि कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन से नहीं थे, ओके। तो इनके नाम याद करने पड़ेंगे, ओके। कुछ निमोनिक बन पाए तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अल्लदी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान, ओके। बाद में ये जो बी एल मित्तर थे इनको रिप्लेस कर दिया था एन माधव राव ने, और वैसे ही टी टी कृष्णम्माचार, है ना, इनको रिप्लेस कर दिया था, सॉरी इन्होंने रिप्लेस किया था किसको? डी पी खेतान को, है ना, क्योंकि इनका डिमाइस हो गया था, डेथ हो गई थी, ओके। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, है ना, जैसे नेशनल फ्लैग, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड द एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग ऑन 23 जून 1947, ओके। फिर इसके मेंबर कौन कौन थे नेशनल फ्लैग के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, राजगोपालाचारी, के एम मुंशी एंड भीमराव अम्बेडकर, ओके। तो इसके ना भी याद रखो चल जाएगा, बट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इसका बस डेट याद कर लेना, डेट भी क्या मतलब ईयर याद कर लेना 1947, है ना। कभी कभी सीक्वेंस में अरेंज करने को आ जाता है बस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम लोग जानते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ अ रैंसैक ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। रैंसैकिंग हुई है। रैंसैकिंग क्या हुई है? ये किसने वर्ड यूज़ किया था? बी आर अम्बेडकर ने, है ना। तो बेसिकली रैंसैकिंग क्या होता है? जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो हमारे लाइक चीज़ें हैं, हमारे रेलिवेंट चीज़ें हैं, है ना, उन सबको उठा के हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर का कहना था कि हमने कॉपी नहीं किया है, हमने रैंसैक किया है, ठीक है। चलो तो अब देखो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये आता है, इंपॉर्टेंट है ना। ये हर साल क्वेश्चन इनसे आते हैं लगभग। तो अब इसमें ऐसे लिखा हुआ है ना, पोथा की तरह, तो ये पोथा पढ़ लो या तो फिर हमारे नोट से पढ़ लो, ठीक है। इसमें निमोनिक से बना हुआ है, जैसे मना है वैसे पढ़ लेना, ठीक है। अब ये देखो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कैसे याद रखना है? देखो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? इसका निमोनिक है एलिस डी पी इज़ नंबर 1, ठीक है। एलिस डी पी इज़ नंबर 1, डी पी क्या होता है? डिस्प्ले पे होता है ना, फेसबुक वगैरह पे, तो वही है एलिस डी पी इज़ नंबर 1, ये है। या तो इसको ऐसे भी याद कर लो, जैसे नहीं याद हो रहा है कि एलिस डी पी इज़ नंबर 1 किसका निमोनिक था, मान लो यही भूल गए, है ना। तो ऐसे याद कर लो, आयरिश एलिस डी पी इज़ नंबर 1, मतलब एली कोई लड़की है जो कहाँ की है? आयरिश की, मतलब आयरिश है, ओके। तो आयरिश एलिस डी पी इज़ नंबर 1, तो ऐसे ये भी याद हो जाएगा, कंट्री भी। अब एली का मतलब क्या है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, ये हमने लिया है यहाँ से। डी पी मतलब क्या है? डी पी एस पी। नंबर 1 क्या है ना, नंबर 1 मतलब नो है ना, तो नॉमिनेशन ऑफ नंबर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ओके, राज्यसभा है, ये याद रखना, ठीक है। तो ऐसे ये याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, ओके। तो उसको ऐसे याद रखो, प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस, ओके। प्रेसिडेंट नीड्स फंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस, सॉरी प्रेजेंट, ओके। तो अब इसमें याद देख लो, प्रेजेंट से क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फंड से क्या हो जाएगा? फंडामेंटल राइट्स, है ना। रिमूवल से क्या हो जाएगा? रिमूवल क्या होता है? इम्पीचमेंट, है ना। तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ओके। फिर प्रेजेंट
PR है ना, PR से प्रेजेंट से क्या हो जाएगा, प्रीएम्बल। ओके, वाइस प्रेसिडेंट से पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आ जाएगी, जजेस से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है, यूएस का। फिर नेक्स्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है ना, तो इसको ऐसे याद कर लो, कैन आई नो गवर्नर फेड्स एड्रेस, है ना, ये मान लो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैन आई नो गवर्नमेंट फेड्स एड्रेस, मान लो कोई गवर्नर है जिसका नाम फेड है, ओके, कैन आई नो गवर्नर फेड्स एड्रेस, ठीक है, तो कैन से तो कनाडा हो जाएगा, ऐसे याद कर लो। ओके, गवर्नर से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होता है सेंटर के द्वारा, है ना, ये प्रोसेस कनाडा से लिया गया है, ठीक है। अब फेड से क्या हो जाएगा, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। ओके, एड्रेस इसको दो पार्ट में तोड़ो, एड और रेस। ओके, एड से क्या हो जाएगा, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रेस से क्या हो जाएगा, रेसिड्यूरी पावर्स, है ना, मतलब जितनी भी रेसिड्यूरी पावर्स होती हैं वो किसके पास चली जाती हैं, सेंटर के पास, ठीक है। तो ऐसे कनाडा का भी याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो ब्रिटिश का, है ना, तो ब्रिटिश का कैसे याद करना है, पार्ले बिस्किट एंड कॉम्प्लेक्स लॉ। ओके, पार्ले बिस्किट एंड कॉम्प्लेक्स लॉ, ठीक है। अब देखो पार्ले से क्या हो जाएगा, आर ले, ठीक है, और बिस्किट बी स्किट, है ना, मतलब समझ रहे हो ना, ये निमोनिक है। और कॉम्प्लेक्स लॉ से क्या हो जाएगा, कॉम्प लॉ, कॉम्प्लेक्स एंड लॉ। ओके, कॉम्प्लेक्स एंड लॉ, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना। PA से पार्लियामेंट्री सिस्टम, R से रूल ऑफ लॉ, LE से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, BI से बाईकैमरलिज्म, SC से सिंगल सिटीजनशिप, है ना, कॉम्प से कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड लॉ से क्या हो जाएगा, लॉ मेकिंग प्रोसीजर एंड रिट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ये ब्रिटिश का हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, बाकी इनके कुछ निमोनिक्स बने नहीं, है ना, और बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि एक दो हैं, जिसमें ज़्यादा है उसके निमोनिक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है, करंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड जॉइंट सेटिंग का प्रोसेस, है ना। जर्मनी से क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। USSR, है ना, मतलब रशिया, सोवियत यूनियन, तो इससे हमने क्या लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, है ना, ये जो बात होती है ना प्रीएम्बल में सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की, वो भी हमने यहीं से लिया है, USSR से, ये याद रखना। ओके, फ्रांस से क्या लिया है, एक तो रिपब्लिक वर्ड हमने उठाया है वहाँ से, ओके, और LEF क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, ये तीनों वर्ड भी हमने फ्रांस से ही उठाए हैं, ठीक है। फिर साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। फिर जापान से क्या लिया है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, अभी एक एक है ना, एक एक दो दो, तो इसमें क्या ही निमोनिक बनाएंगे, ठीक है, तो इसको अलग से याद कर लेना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, है ना, ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, है ना, 1976, उसको बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। इससे भी बहुत सारी चीज़ें ली गई थी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जैसे फेडरल स्कीम इससे ली गई थी, ऑफिस ऑफ गवर्नर, है ना, जुडिशरी, और ये PCS का इस्टेब्लिशमेंट, है ना, इसी से हुआ था, इमरजेंसी के प्रोविजंस, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सब इसी से ही ली गई थी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो इसको तो कोई लाइक बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आर्टिकल्स कितने पूछे जाते हैं PCS में, है ना, जितने भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, इवन अब तो मतलब UPSC में भी पूछते ही हैं, है ना, UPSC में लाइक डायरेक्ट तो नहीं पूछते हैं बट स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं दे देते हैं। ओके, तो हम लोग कौन कौन से आर्टिकल याद करेंगे जो जो इम्पोर्टेंट है ना, और जो PYQs में बार बार रिपीट होते हैं। ओके, और PYQ में रिपीट वही होते हैं जो मतलब पहले आ चुके हैं, है ना, इवन आप देखोगे अभी देखेंगे आगे तो उसमें वही बार बार रिपीट हुए हैं जो पहले पूछे हुए हैं। ये मैचिंग के फॉर्म में पूछ लेते हैं, 4 आर्टिकल पूछ लेंगे और इधर उसके ऑप्शंस दे देंगे, है ना। नेक्स्ट ये फिर इन्हीं में कोई एक उठा के स्टेटमेंट पूछ लेंगे, है ना, तो उसी टाइप से हम लोग को आर्टिकल को पढ़ना है, ठीक है। ऐसे तो फिर जो ओरिजिनल आर्टिकल था, कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें 395 आर्टिकल्स थे, ये याद रखना, ठीक है। 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ओके, तो 395 तो मतलब अब तो और ज़्यादा हो गए हैं, तो कितने याद रखेंगे। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम लोग को याद रखना है। ओके, अब देखो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, पहले तो ये 1 से लेके 51 तक ये सारे इंपॉर्टेंट है ना, ये तो याद करने पड़ेंगे, इसमें तो कोई डील है नहीं ना, इसमें कोई लीनियंसी नहीं है, ये तो पक्का से याद करना है, बिल्कुल रट लेना है ना। जैसे 1 से 12 तक तो यही होता है सिटीजनशिप वाले, है ना। उसके बाद फिर 14 से लेके 36 तक हो जाएंगे, 35 तक, है ना, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद 36 से लेके मतलब जितने भी हैं 39, 40, 41 DPSP, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना, और 51A भी याद करना है। ओके, 51A जितने भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये सब याद करनी है, तो इसको याद करवाएंगे अभी आगे चल के, जब ये फंडामेंटल टॉपिक आएगा ना तब इसको याद करवा देंगे। और ये जितने भी DPSP हैं इसको भी हम लोग साथ में अभी याद कर लेंगे, है ना, विद निमोनिक्स। ओके, तो 51A तक तो हमें कोई डील नहीं देनी है, इसके तो सारे रटे होने चाहिए। ओके, अब बाकी के जितने इंपॉर्टेंट हैं, है ना, 51 के बाद उसका ये चार्ट लगा दिया है यहाँ पे, है ना,
इसको हम लोग ने मिसलेनियस टॉपिक में भी कवर किया है ना। मिसलेनियस टॉपिक जो करंट अफेयर्स के साथ मिली थी ना PDF, उसमें ये वाली PDF होगी, है ना। तो वहाँ से भी आप को एक्सेस कर सकते हो। ओके, तो इसमें जितने भी PYQs में पूछे गए हैं उन सबको कंपाइल कर दिया है, और जितने कुछ इंपॉर्टेंट हैं उनको कंपाइल कर दिया है, ठीक है। तो सिर्फ इतने याद कर लो, बाकी के मत करो, ठीक है। अब ये फिर भी लिमिटेड है ना, हम लोग 400+ आर्टिकल्स कहाँ तक याद करेंगे, है ना, ये तो तब भी लिमिटेड है। ओके, चलो अब इसमें जैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट मतलब बेसिकली हाईलाइट किए हुए हैं और यही इसमें लिखे हैं, है ना। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, है ना। इसमें जैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ स्टेट, है ना, इन दोनों में डिफरेंस कितना होता है, 101 का। तो ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे इसका याद हो जाए तो उससे 101 ऐड कर दो तो गवर्नर का आ जाएगा, है ना। ऐसे ही सिमिलरली और भी होते हैं, लाइक इधर होता है यूनियन और इधर होता है स्टेट का, है ना। तो वो अपने आप से देख लेना, उसमें कोई इतनी बताने वाली चीज़ नहीं है। ओके, चलो अब ये हाईलाइट सब वही है ना, जो टेबल में है, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेड्यूल्स का, है ना। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब पॉलिटी में तो इंपॉर्टेंट तो क्या, सभी टॉपिक ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना। सभी से ही क्वेश्चन शॉर्ट होता है कि आने ही आने हो। ये कोई ऐसा भी टॉपिक नहीं है जो याद ना किया जा सके, है ना। टोटल कितने ही हैं, 12 शेड्यूल हैं। 12 शेड्यूल भी अगर ना याद कर पाएँ तो फिर हम लोग क्या PCS का एग्जाम दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये तो रटे होने चाहिए, 12 के 12 शेड्यूल सब रटे होने चाहिए। अच्छा, इसमें दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि पहले सिर्फ 8 शेड्यूल्स थे, ओके, बाद में ऐड कर करके 12 शेड्यूल्स हो गए। ओके, तो ये याद रखना है, फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, है ना। इसको भी अगर हम देखें शेड्यूल्स को, है ना, तो इसको भी हम लोग निमोनिक से याद कर लेंगे, पार्ट्स भी एंड शेड्यूल्स भी। ओके, तो वही इसमें दे रखा है ना। ये देखो, अब इसमें एक चीज़ यहाँ से पढ़नी है, मतलब बाकी तो आप ये निमोनिक से याद कर सकते हो, पार्ट्स और शेड्यूल्स। ओके, बट एक चीज़ यहाँ से पढ़ लेना कि ये जो, अच्छा ये भी देखो कितना इंपॉर्टेंट पेज है ना। मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आते हैं ये याद करना है, ठीक है। यहाँ से ये देखो कितना इंपॉर्टेंट पेज है ये घटना चक्र का। अभी जो UPSC 24 हुआ था, 3 क्वेश्चन सेम पेज से आ गए थे, है ना। मतलब सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, शेड्यूल्स एंड पार्ट्स वाला, है ना। UPSC देखो 24 में ये भी पूछा था, है ना, कौन सा स्टेट लिस्ट के अंदर है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, ये क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया था लैंग्वेज के ऊपर, सेकंड क्वेश्चन ही था, है ना, मैथिली, संथाली, नहीं ये नहीं, ये पूछा था, कहाँ गया, हाँ ये 3 थे, कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी। देखो ये क्वेश्चन था सेम, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992, यही पूछा था सेम। ओके, अब देखो फिर एक ये आर्टिकल वाला भी पूछा था, है ना, जो ऊपर बता रहे थे ना कि आर्टिकल अब तो UPSC ही पूछने लगा है ना। तो UPSC में आर्टिकल पूछा था इमरजेंसी वाले, है ना, और भी ऐसे कुछ पूछे थे आर्टिकल्स, टोटल 3 या 4 थे, है ना, एग्जैक्ट याद नहीं हमको। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, इसी से इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है, ठीक है। तो इसलिए ये शेड्यूल सारे याद कर लेना, और जितने भी पार्ट्स हैं वो भी याद करने हैं। ओके, इसको निमोनिक से कैसे याद कर सकते हैं, तो ये देखो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कुछ निमोनिक होता है ना। कुछ और आपने पढ़ा हो, है ना, तो वो उससे याद कर लेना, जैसे भी याद हो। हमने ऐसे याद किया था तो वो बता रहे हैं, ये मेरे नोट से है, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, है ना। UP मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है, US से UP गए, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम US टू UP, है ना। टू मीट चाइल्ड ऑफ श्याम एंड राम एंड फ्रूट टेस्ट स्वीट टू ईट, सो ओनली ईट मैगी, है ना, ऐसे कुछ है। तो देख लेना आप लोग, अपना निमोनिक बना लेना जो भी है, तो ऐसे याद कर लेना। जैसे U से हो गया यूनियन, है ना, कैन से, C से सिटीजनशिप, F से फंडामेंटल, D से DPSP, F से फंडामेंटल ड्यूटीज़, U से यूनियन गवर्नमेंट, S से स्टेट गवर्नमेंट, है ना। 2 वाला जो 7th वाला था, है ना, उसको अब रिपील कर दिया गया है। ओके, फिर U से यूनियन टेरिटरी है और P से पंचायत है ना। फिर 9, उसके बाद 9A वाले में म्यूनिसपैलिटी है, इसमें कन्फ्यूज मत होना, इसको 10 मत कर देना, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, इसको बिल्कुल रट लेना है पार्ट्स को। ओके, ये देखो इमरजेंसी प्रोविजंस, है ना, पार्ट 18 में, है ना, यही पूछा गया था UPSC में। फिर शेड्यूल्स कैसे याद करोगे, है ना, तो उसके लिए भी सभी को ये तो याद होता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, है ना, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। ओके, उससे याद कर लो। T से टेरिटरीज, E से एमोल्यूमेंट्स, A से फॉर्मेशंस, R से राज्यसभा, S से शेड्यूल्ड एरियाज, है ना। तो ऐसे है। अब इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना शेड्यूल, है ना, क्योंकि अब थोड़ा डिटेल में जाने लगा है। अब जैसे कि एमोल्यूमेंट्स किस किस को मिलते हैं, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, है ना, चारों ही के, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और कैग को, है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इन सबको मिलता है। तो ये सब भी याद रखना है एमोल्यूमेंट्स में, है ना। फिर और क्या याद रखना है, अदर स्टेट 6th में कौन से आते हैं, 5th में कौन से आते हैं, है ना। फेडरल स्ट्रक्चर, ये भी हम लोग ऊपर देखा था, यूनियन में क्या आता है, स्टेट में क्या आता है, कॉन्करेंट में क्या आता है ना, यहीं से क्वेश्चन पूछा था UPSC ने। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना, सारी क्लासिकल लैंग्वेजेस भी याद कर लेना, इसका निमोनिक बताया था, है ना, TSK TMO, है ना, ये निमोनिक बताया था ना। जैसे इसी को हम लोग ऐसे लिख दो, जैसे CSK CMO, है ना। CSK तो पता ही है, CMO क्या होता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना, तो वैसे याद कर लो CSK CMO, तो बस C को T से रिप्लेस कर दो। ओके, तो हो जाएगा TSK TMO, तो ये हो जाएंगी 6 की 6 क्लासिकल लैंग्वेज। ओके, तो ऐसे निमोनिक्स बना के याद किया करो, जल्दी याद होगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, प्रियम्बल, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या होता है इसमें तो सारे इंपॉर्टेंट ही चैप्टर्स हैं, है ना। तो प्रियम्बल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रियम्बल को तो ये छोटा सा प्रियम्बल है, इसको रट लो, है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसको रटना, है ना। अब इसको भी रटने के लिए भी अगर निमोनिक चाहिए, है ना, तो वो ये रहा निमोनिक। ओके, जैसे कि पहली लाइन तो याद ही होती है, पहली दूसरी लाइन मतलब ये जो पहला पैरा है ये तो रट जाता है, 2-3 बार पढ़ोगे रट लोगे, है ना। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, है, ठीक है। तो इसमें क्या याद रखना है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये तो याद ही रहेगा ना, इससे क्वेश्चन पूछता है ना। तो ये तो मतलब याद कर लो, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। याद क्या करना है पहले पैरा में, ये सीक्वेंस। ओके, ये वर्ड्स तो याद होनी चाहिए, साथ में सीक्वेंस भी याद कर लेना। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके, ऐसी क्रोनोलॉजी में पूछ लेता है। इसको लगाओ कि प्रियम्बल में कैसे किस ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके। फिर जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, है ना, ऐसे याद करो, ठीक है। ऐसे लाइन वाइज याद करोगे तो नहीं याद होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये 4 पहले याद करो, है ना। इसको कैसे याद करोगे, JLEF, है ना, JLF, है ना, ऐसे कुछ याद कर लो, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है JLEF, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ओके, अब इसके अंदर एक एक करके याद करो, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ओके, जस्टिस हमको 3 तरह के मिलते हैं, ओके, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस प्रियम्बल में, ठीक है। तो SEP, ओके, तो ऐसे याद कर लो, JSEP, है ना, JSEP, ठीक है, JSEP, ओके। वैसे ही फिर L में क्या आएगा, TEBFW, है ना। थोड़े अजीब से हैं बट मतलब डेली पढ़ोगे ना, डेली क्या 4-5 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ओके। एंड छोटा सा है, अपने टेबल के सामने लगा लो, रट जाएगा, है ना। तो JSEP, है ना, JSEP पहले ये JLF हो गया, फिर JSEP हो गया। JLF क्या था, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओके। फिर SEP क्या था, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ओके। फिर F से क्या है, लिबर्टी, ये किस किस की है, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ओके, थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ओके। L TEBFW, ये हो गया, ओके। तो E से क्या हो जाएगा, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ईसो, ओके। और लास्ट में है फिर फ्रेटर्निटी, है ना, F दुई, है ना, F दुई, ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो दुई में क्या हो जाएगा, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ठीक है। तो हो गया याद हमको प्रियम्बल, बस JLF, JSEP, L TEBFW, ईसो एंड F दुई, ठीक है। तो ऐसे कुछ निमोनिक बना के याद कर सकते हो। तो हो गया बस लास्ट में ये हम लोग ने डेट तुम लोग ने याद कर ही ली थी, है ना, 26 दिसंबर 1949 वी अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव आवरसेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो हो गया बस। तो अगर ये प्रियम्बल याद हो गया तो इससे कुछ भी फिर क्वेश्चन पूछ लो, है ना, सब याद हो जाएगा, ओके। अब इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये प्रियम्बल आया कहाँ से, ये प्रियम्बल आया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, ओके। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था, 1946 में, किसने पास किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। ये 3 चीज़ याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ईयर 1946 किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। फिर ये अडॉप्ट कब हुआ था, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था, 22 जनवरी 1947, ठीक है। तो इसमें मत कंफ्यूज होना, यहाँ पे बात हो रही है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट होने की, ओके। और ये डेट है प्रियम्बल अडॉप्ट होने की, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होने की, ठीक है। अब और क्या याद रखना है, 3 वर्ड इसमें है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये बाद में ऐड हुए थे, है ना। ये 3 वर्ड ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे, ये याद रखना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इसको कैसे याद रख सकते हो, SSI, है ना, या फिर SIS, सिस, है ना, सिस्टर को बोलते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में SIS, तो उससे याद कर लो, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर, ठीक है। ये कब ऐड हुए थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो एक तो ये याद रखना है। फिर ये नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, है ना, प्रियम्बल नॉन जस्टिसिएबल होता है, मतलब प्रियम्बल में कुछ लिखा है अगर वो आपका वायलेट हो रहा है तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, ठीक है, ये नॉन जस्टिसिएबल होता है, ठीक है। अब इस सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया है इसको, है ना, किसको, ये डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेता है कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसको पूछा गया है, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, या तो प्रियम्बल और या फिर DPSP। तो इसमें ये जो प्रियम्बल वाला ऑप्शन होगा वो टिक लगाना, ठीक है। सिमिलरली हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसको बोला था, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, है ना, जो हम लोग रिट्स पढ़ते हैं ना आर्टिकल 32 के अंदर, वो बोला था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने बोला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल एंड हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, आर्टिकल 32 किसने दिया था, BR अम्बेडकर ने। KM मुंशी ने प्रियम्बल को क्या बोला था, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। फिर देखो ये हो गया हमारा निमोनिक, है ना, और इसमें ये भी हमने देख लिया, इससे ऐड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अब इसमें एक चीज़ और याद रखनी है
कि इसमें ये डिबेट चलती थी पहले, ये जो प्रीएम्बल है इज इट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये पहले डिबेट चलती थी कि ये जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ केसेस आए थे, ओके। तो उसको हमको याद रखना है कि किस केसेस में क्या बोला था, ओके। तो पहला था देखो बेरूबारी केस, है ना। इसमें मना कर दिया था, क्रॉस लगाया ना, तो इसमें मना कर दिया था कि नहीं, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। फिर आया था हमारा केशव नंदा भारती केस, है ना, उसमें बोला था टिक लगाए, सिंगल टिक लगाए, है ना। तो इसका मतलब है उसमें बोला था कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल का पार्ट है प्रीएम्बल, ठीक है। फिर आया था एल आई सी ऑफ इंडिया केस, है ना, उसमें डबल टिक लगाए, इसका मतलब है कि इसमें बोला था हाँ इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें बोला था येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें बोला था येस इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 केस याद रखने, बेरूबारी, केशवनंदा एंड एल, ठीक है। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, है ना, BKL, है ना, BKL तो याद होता ही है। जैसे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, बहुत काबिल लॉयर्स, है ना, मतलब बहुत काबिल लॉयर्स ने लड़ा होगा, है ना। केशवनंदा तो वैसे ही काफ़ी फेमस है, ठीक है। तो इससे याद कर लो, बहुत काबिल लॉयर्स ने मतलब प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दिलाई थी, ऐसे कुछ याद कर लो, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो वही सब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेरूबारी केस, केशवनंदा केस, LIC ऑफ इंडिया केस, है ना। अच्छा इनके ईयर भी याद कर लेना, ये भी कभी कभी पूछ लेता है ना, प्रीएम्बल से रिलेटेड नहीं है बट ये याद कर लेना। जैसे बेरूबारी 1960, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवनंदा भारती केस, है ना, 1973, एंड LIC ऑफ इंडिया केस 1995, ओके। अब ये एक ही बार सिर्फ अमेंडमेंट हुआ है प्रीएम्बल का, ये भी हम लोग ने देख ही लिया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 1976, है ना। क्या क्या ऐड हुआ था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, SIS, जो भी हम लोग ने देखा, ठीक है। प्रीएम्बल की फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए है ये तो, ठीक है। तो ये कुछ नोट्स का पार्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट, गवर्नेंस सिस्टम, है ना। तो अब देखो गवर्नेंस सिस्टम में ये काफ़ी पोथा दे रखा है ना। पोथा समझते हो ना, मतलब काफ़ी की बोल बच्चन बातें, ठीक है। तो अब इसको या तो ऐसे पढ़ लो, है ना, या तो हमारे नोट से पढ़ लो, ठीक है। चलो नोट से हम तो पढ़ेंगे, ओके। तो अब देखो एक तरफ ने लिखा है कंपेयर, बेसिकली यहाँ पे कंपेयर किया है। एक तरफ है फेडरल, ये F है, ठीक है, फेडरल, और दूसरी तरफ है यूनिटरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस की बात हुई है, ओके। तो देखो फेडरल में क्या होता है, 2 गवर्नमेंट होती हैं, है ना। यूनिटरी में क्या होता है, एक ही गवर्नमेंट होती है, सिंगल गवर्नमेंट, वही यूनियन में वही स्टेट में, है ना। तो और फिर फेडरल में क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होता है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखा है, इस वजह से इसको एक पैरा में कर दिया है, ओके। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है और बायकैमरलिज्म होता है। ये सारे किसके फीचर्स हो गए, फेडरल के, ओके। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे पूछ लेता है कि रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसका पार्ट है, फेडरल का या यूनिटरी का, है ना। या तो फिर ऐसे पूछ लेगा कि यूनिटरी के 4 कैरेक्टरिस्टिक दे देगा और बोलेगा कि इसमें यूनिटरी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, कौन सा नहीं है ना। तो उसमें कि रिजिडिटी वाला उठा के दे देता है ना, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन वाले थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं। इधर भी देखो है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और इधर है रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी पॉइंट में होगा, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी, ओके। तो इसको ऐसे याद कर लो, WRS, है ना, जैसे ORS आता है वैसे ही WRS याद कर लो क्या जा रहा है ना। तो WRS रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड S से सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हो गया याद फेडरल फीचर्स, ठीक है। वैसे ही यूनिटरी के फीचर्स देख लो, एक तो स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है। अच्छा इसको याद करने का और क्या तरीका है, जैसे फेडरल और यूनिटरी है ना, तो इसको ऐसे देखा करो, जैसे यूनिटरी में आप देख लो ब्रिटेन को, ओके, और फेडरल में देख लो USA को, है ना, कंपेयर करके देख लिया करो, ओके। तो ऐसे देख सकते हो, जैसे कि अब देखो ब्रिटेन या फिर इंडिया भी देख सकते हो, इंडिया भी यूनिटरी है, मतलब बायस टूवर्ड्स यूनिटरी है। तो अपने स्ट्रॉन्ग सेंटर होता है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है ना, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, है ना। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है ना। इंटीग्रेटेड मतलब क्या है कि पहले सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर नीचे लोअर कोर्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे स्टेट्स का अपना अलग अलग है और सुप्रीम को ऊपर मतलब कोई नहीं है, मतलब हायरार्की नहीं है, ठीक है। फिर गवर्नर बाय यूनियन होता है, ये भी अब देखो इंडिया का ही फीचर है ना। ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। तो जहाँ भी यूनिटरी के फीचर्स पूछे वहाँ पे इमेजिन कर लो कि इंडिया की बात हो रही है, ओके। और जहाँ पे फेडरल के पूछे वहाँ पे इमेजिन कर लो USA की बात हो रहा है, ठीक है। तो अपने आप ही समझ में आ जाएंगे ये सारे फीचर्स, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इनमें कंपैरिजन, है ना। इसके भी फीचर्स पूछ लेता है, पार्लियामेंट्री के क्या क्या फीचर्स हैं, प्रेसिडेंशियल के क्या क्या फीचर्स हैं, 4 दे देगा, पूछ लेगा, है ना। तो इसको भी याद कर लो, ठीक है। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होता है ना, मेजॉरिटी पार्टी रूल होता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी होती है, डबल मेंबरशिप होता है ना, मतलब लेजिस्लेचर में भी एग्जीक्यूटिव में भी, मिनिस्टर्स का लेजिस्लेचर में भी होता है, एग्जीक्यूटिव में भी होता है, लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर की होती है ना, डिसोल्यूशन होता है लोअर हाउस का, ओके, सिक्रेसी मेंटेन करी जाती है, फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है ना। तो ये सारे फीचर्स हो गए। वैसे ही कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, है ना। तो ये तो मेंस वाला पार्ट हो गया, बट फीचर्स आते हैं, प्रीलिम्स में भी पूछता है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल के देख लो, जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट एंड गवर्नमेंट होता है
है ना, जबकि अपने यहाँ क्या होता है कि जो पीएम होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है और प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है ना। तो ये डिफरेंस हो गया, प्रेसिडेंट ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है कांग्रेस को, है ना, और प्रेसिडेंट कैन नॉट डिजॉल्व लोअर हाउस, है ना। फिर सेपरेशन ऑफ पावर होती है यहाँ पे, डोमिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट, सिंगल सिम मेंबरशिप होती है ना, मतलब सिर्फ लेजिस्लेचर की होती है, एग्जीक्यूटिव की नहीं होती है ना, नो पॉलिटिकल होमोजेनिटी। तो इसमें आप कन्फ्यूजन किस में होगी, सेपरेशन ऑफ पावर्स में, ये याद रखना। जैसे हम लोग अपने यहाँ पढ़ते हैं ना कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स है ना, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, है ना। तो ये पार्ट ये किसका फीचर है, प्रेसिडेंशियल का। ओके, तो इसको गलत मत करना, सेपरेशन ऑफ पावर प्रेसिडेंशियल का है, जबकि अपने यहाँ क्या होता है, फ्यूजन ऑफ पावर्स। ठीक है, फ्यूजन ऑफ पावर्स इज अ फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, वो बता दिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेशनल सिंबल्स। ओके, अब नेशनल सिंबल्स में ही वही है, ये पोथा लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, बोल बच्चन बातें। तो इसी को हम लोग और अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना, दृष्टि से और मज़ा आएगी। ओके, तो पहले देखो नेशनल फ्लैग देखते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो नेशनल फ्लैग है ना, ये किसने डिज़ाइन किया था, पिंगली वेंकैया, याद रखना, है ना। लेंथ इज टू विथ, ये यूपीएससी में पूछा ही था पिछले साल, है ना। फिर अडॉप्ट कब हुआ था, ये याद रखना, 1947 जुलाई में। डेट मत याद रखो चलेगा, बट जुलाई 1947। ओके, ये याद रखना, है ना। अब ये जुलाई भी हम लोग क्यों याद रख रहे हैं, क्योंकि इसको सीक्वेंस में अरेंज करने को दे देगा, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ दे देगा या तो फिर इंडिपेंडेंस के साथ दे देगा। तो इंडिपेंडेंस भी अब 1947 में मिली थी, है ना, फिर लेकिन वो थी अगस्त में। ओके, ये है जुलाई में, तो इसलिए थोड़ा याद कर लेना कि जुलाई में हुआ था 1947 में। ओके, कलर तो याद होते ही हैं, है ना, सैफरन, वाइट, ग्रीन, है ना। बाकी क्या सिंबलाइज करते हैं वो देख लो, पढ़ लो एक बार, है ना, वैसे तो याद ही होता है सभी को। ओके, अब देखो व्हील का कलर ये ब्लू होता है, ये भी पता है। स्पोक्स कितने होते हैं, 24, ये भी याद होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके, अभी अशोकन पिलर से लिया गया है ना, ये याद रखना, मतलब ये जो बीच में जो वो मिलता है ना व्हील, है ना, सिंबल ऑफ जस्टिस ऑफ प्रोग्रेस, अशोकन पिलर टेकन फ्रॉम सारनाथ। ओके, तो ये यहीं से लिया गया है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, स्टेट एम्बलम, है ना, लाइन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ से, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, इंस्क्राइब्ड वर्ड इसमें क्या है, सत्यमेव जयते। ओके, अब ये सत्यमेव जयते कहाँ से आया, ये आया है मुंडक उपनिषद से। ये कब अडॉप्ट हुआ था, ये 26 जनवरी 1956, है ना, 1956 याद रखना। इसमें कितने लाइन्स हैं, 4। ओके, और कौन कौन से एनिमल हैं, बुल और हॉर्स। ठीक है, तो 3 एनिमल हैं, लाइन, बुल एंड हॉर्स। ठीक है, ये याद रखना। फिर नेशनल एंथम, इसकी बात करें तो नेशनल एंथम क्या है, जनगण मन, है ना। ये कहाँ से लिया गया, गीतांजलि से। किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर। कब अडॉप्ट हुआ, 24 जनवरी 1950, है ना। तो ये देखो कितने क्लोज है ना, 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो इसलिए ये थोड़ा सा डेट और मंथ बस सीक्वेंस में के मतलब अरेंज करने के लिए याद रखना, बाकी रटने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही दे देता है कि नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और स्टेट एम्बलम, इन सबको अरेंज करो कि कब अडॉप्ट हुए थे, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब ये देखो इसका प्लेइंग टाइम कितना होना चाहिए, 52 सेकंड, है ना, 52 सेकंड्स। नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम, है ना। ये कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से। ये हम लोग ने हिस्ट्री के जीसी में भी पढ़ा था, है ना। इसके ऑथर कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। फिर ये अडॉप्ट कब हुआ, 24 जनवरी 1950। ओके, और ये भी 24 जनवरी 1950। तो याद रखना, नेशनल एंथम और सॉन्ग एक ही दिन हुआ था। ओके, पहली बार इसको कब गाया गया था, 1896 में। ओके, अब नेशनल रिवर ये तो पता ही होता है, गंगा कब डिक्लेयर हुई थी, 2008 में, है ना। नेशनल डेज ये सब इंपॉर्टेंट हैं, ये भी याद ही होते हैं। ओके, फिर देखो नेशनल कैलेंडर की अगर हम बात करें, है ना, तो ये अपना साका एरा पर बेस्ड है। ओके, अडॉप्ट कब हुआ था, 22 मार्च 1957, याद रखना। पहला महीना चैत्र का होता है और लास्ट फागुन का, ये हिंदी महीना होते हैं ना। तो इसका सीक्वेंस वैसे अगर याद हो तो अच्छी बात है, बट अभी तक तो नहीं पूछा गया है, आगे चल के पूछ भी सकता है ना। तो पहला महीना होता है चैत्र और लास्ट होता है फागुन। ओके, फिर देखो ये कुछ हेडक्वार्टर्स हैं जोनल काउंसिल के, है ना। तो इसमें बस ये याद कर लो, जैसे आप यूपीपीसीएस के लिए या फिर बीपीएससी के लिए भी कर रहे हो ना, तो ये दोनों ही आता है सेंट्रल जोनल काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है। ठीक है, बस ये याद कर लो, बाकी सब एक बार रीड कर लेना बस। ठीक है, अब बाकी देखो कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल एम्बलम्स, जैसे टाइगर कौन सा है, नेशनल एनिमल कौन सा है, टाइगर। बर्ड पिकॉक, फ्लावर लोटस, है ना। हेरिटेज एनिमल कौन सा है, एलिफेंट। एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन। नेशनल फ्रूट मैंगो। करेंसी रुपी। नेशनल ट्री बनियान, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे तो याद होते ही हैं, बट अगर नहीं है याद तो याद कर लेना। ठीक है, चलो फिर देखो इसमें ये याद रखना है कुछ मेजर स्टेट्स का मर्ज का कैसे हुआ था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर कैसे मर्ज हुआ, बाय मर्जर लेटर, है ना। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था ना, उसी से जम्मू कश्मीर मर्ज हुआ था। हैदराबाद कैसे हुआ, पुलिस एक्शन से, है ना, अंडर ऑपरेशन पोलो, ये याद रखना। ठीक है, फिर जूनागढ़ कैसे हुआ था, रेफरेंडम से। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, मर्जर लेटर, हैदराबाद पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो, और जूनागढ़ रेफरेंडम। ठीक है, किसके साथ ये जूनागढ़ मर्ज हो गया था, सौराष्ट्र के साथ। ठीक है, तो ये हमारे नेशनल सिंबल्स कंप्लीट हो गए। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप का, है ना। अब हम लोग कोर पॉलिटिक्स पॉलिटी पे आ रहे हैं, है ना।
तो सिटीजनशिप है हमारा पहला टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले तो देखो ये सारा लिखा हुआ है इसमें पोथा, है ना, मतलब पैराग्राफ फॉर्म में है तो काम का, बट पैराग्राफ फॉर्म में है ना। सेम चीज़ हम लोग ने नोट्स के फॉर्म में लिख दी है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल एक तो ये देख लो कि जो भी फॉरेन टेरिटरी एक्वायर होती है ना, तो वो 3 तरह से फॉरेन टेरिटरी एक्वायर हो सकती है। एक तो सेसेशन, है ना, ऑक्यूपेशन एंड कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, ठीक है। तो ये 3 याद रखना, है ना। ऐसे पूछ लेगा कि फॉरेन टेरिटरी के वेज क्या हैं एक्वायर करने के, सेसेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्या बोलता है ना। अच्छा, इससे पहले चलो आर्टिकल 1 से याद कर लेते हैं, है ना। तो आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज़ भारत, है ना, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए, आर्टिकल 1 ये है। ओके, फिर देखो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, है ना, मतलब पार्लियामेंट बाय लॉ न्यू स्टेट्स को एडमिट कर सकता है ना, इसी यूनियन में, है ना। यूनियन ऑफ इंडिया जो है ना, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ द यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। तो उस यूनियन में नए स्टेट्स को भी एडमिट कर सकता है, ठीक है। कौन, पार्लियामेंट, ये बोलता है आर्टिकल 2। ओके, अब आर्टिकल 3 की बात होती है। जैसे आर्टिकल 2 में हम लोग ने देखा कि न्यू स्टेट्स के लिए बात हो रही थी, है ना, कोई अगर न्यू स्टेट होगा उसको कैसे एडमिट करना है। बट आर्टिकल 3 में क्या बात करता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स की। ओके, तो ये डिफरेंस होता है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में, ठीक है। आर्टिकल 2 ऑलरेडी मतलब सॉरी न्यू स्टेट्स एंड आर्टिकल 3 पुराने स्टेट्स, है ना, ओल्ड स्टेट्स, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स, ठीक है। अब इसमें 5 बातें होती हैं, 5 पॉइंट है ना। तो उसका निमोनिक क्या हो जाता है, फिदा, है ना। फिदा में डबल ए आएगा, FIDAA। ओके, अब फिदा का फुल फॉर्म क्या है, F से क्या होगा कि फॉर्म कर सकते हैं, है ना। I से क्या है, इंक्रीज कर सकते हैं। D से क्या है, डिमिनिश कर सकते हैं, है ना। फिर A से क्या है, ऑल्टर, है ना। और इस से भी क्या है, ऑल्टर, ठीक है। तो दो ऑल्टर हैं, है ना। एक ऑल्टर होता है एरिया, है ना, एक ऑल्टर होता है नेम, है ना। मतलब कोई भी स्टेट का एरिया कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर उसके नाम चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे भी रिसेंटली क्या है, केरला ने डिमांड की है मतलब नाम चेंज करने की, है ना। तो केरला को चेंज करके क्या कर रहे हैं, सॉरी केरलम, है ना। ये आपका करंट भी है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 4 क्या कहता है। फिर आर्टिकल 4 बोलता है कि जो आर्टिकल 2 और 3 है ना, वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है तो इसको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, है ना। आर्टिकल 2 और 3 को हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेशन हो रहा है इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री, है ना, मतलब अगर आप इंडियन टेरिटरी को दूसरे को दे रहे हो, फॉरेन कंट्री को दे रहे हो, ठीक है, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। फिर देखते हैं टेरिटरी ऑफ इंडिया 1950 में, है ना, मतलब 1950 में टेरिटरी कौन कौन सी थी, उस टाइम पे क्या स्टेटस था, ठीक है। तो 1950 में 4 पार्ट में डिवाइड थी, है ना, टेरिटरीज इंडिया की। उसमें क्या था, पार्ट ए में गवर्नर के प्रोविंसेस आते थे, है ना, गवर्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, पार्ट बी में कौन से स्टेट्स आते थे, प्रिंसली स्टेट्स। ओके, पार्ट सी में क्या आता था, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्लस सम प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। फिर पार्ट डी में अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये थे पार्ट्स, क्या क्या थे 1950 में, क्लासिफिकेशन था उसका। ओके, उसके बाद 1950 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, है ना। उसमें क्या हुआ, इन सबको पार्ट्स को हटा के 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, ठीक है। तो ये याद रखना, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज इन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। ओके, अब इसी एक्ट के अंडर कुछ कमिटीज़ बनी थी, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। कमिटीज़ किस लिए बनी थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग को स्टेट बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। ओके, इसी का रिकमेंडेशन देने के लिए कुछ कमिटीज़ बनी थी। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो इसको लिख लेते हैं पेन से, ये लिखा नहीं यहाँ पे, है ना। तो इसको कैसे याद रखना है, सबसे पहले डी आएगा, फिर जे आएगा, फिर एफ आएगा। ओके, डी जे एफ। तो इसको कैसे याद रख सकते हो, जैसे डीजे फैजू नाम का याद कर लो। ओके, मान लो कोई एक फैजू लड़का है, वो डीजे है। ओके, तो डीजे फैजू, ठीक है, ऐसे कुछ याद कर लो। ओके, तो इनका काम क्या था, लैंग्वेज एज बेसिस फॉर स्टेट्स, है ना, इसी का रिकमेंडेशन देना था, ठीक है। तो इसको देखते हैं इसका फुल फॉर्म क्या था, ठीक है। तो डी से था हमारा धार कमीशन, ठीक है, और फिर जे से था JVP, है ना, और एफ से क्या था, फजल अली कमीशन, फजल अली कमीशन, ठीक है। ये तीनों ही कमीशन थी। इसका सीक्वेंस याद रखना। ओके, सबसे पहले आई था धार कमीशन, फिर JVP, फिर फजल अली कमीशन, ठीक है। अब ये क्रॉस क्यों बना है, इन्होंने कहा था कि नहीं, लैंग्वेज के बेसिस पे हमको डिवाइड नहीं करना चाहिए। वैसे ही JVP ने भी मना कर दिया था कि नहीं, लैंग्वेज के नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पर होना चाहिए। ओके, फिर फजल अली कमीशन आया था, है ना, इन्होंने अप्रूव कर दिया था, ठीक है, कि हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट्स को, बट वन स्टेट एंड वन रिलीजन का कॉन्सेप्ट मत अडॉप्ट कर लेना,
ठीक है, मतलब लैंग्वेज के बेसिस पर कर दो, बट ऐसा मत करना जैसे मान लो पहला स्टेट कौन सा था जो लैंग्वेज के बेसिस पर डिवाइड हुआ था, आंध्र प्रदेश, है ना। तो आंध्र प्रदेश तो मना दो कि चलो जो आंध्र प्रदेश अलग लैंग्वेज बोलते हैं उनको आंध्र प्रदेश में रख दो, बट ऐसा मत करना कि आंध्र प्रदेश में सिर्फ जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हो उन्हीं को ही रखो, है ना। मतलब जो वन स्टेट वन रिलीजन वाला कॉन्सेप्ट है वो मत करना, ठीक है। फिर देखो सिटीजनशिप, है ना, कैसे कैसे सिटीजनशिप मिल सकती है इंडिया की, है ना। तो सिर्फ सिटीजन मिलने के 4-5 तरीके हैं, सॉरी, है ना, 5 वेज हैं, ये याद कर लेना, ठीक है। जैसे हम लोग ने ये याद किया था ना एक्वायर करने के क्या तरीके थे, वैसे ये याद कर लो कि सिटीजनशिप एक्वायर करने के क्या तरीके हैं। एक तो बर्थ हो, है ना, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। ओके, तो ये 5 तरीके हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, है ना। ये डायरेक्ट पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, ये और एक कुछ और दे देगा, ऑड वन आउट, है ना। तो वो वाला देख लेना, ठीक है, इसलिए ये याद कर लेना। अब ये मिल कैसे सकती है वो देख लिया, लॉस कैसे हो सकती है ना। तो लॉस 3 तरह से हो सकती है, रिनंशिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन, ठीक है, ये याद कर लिया हम लोग ने। अब देखो, तो वही देखो यहाँ पे हम लोग ने आर्टिकल 4 तक पढ़ लिया था, फिर आर्टिकल 5 से यहाँ पे देख लो। आर्टिकल 5 क्या बोलता है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर सिटीजनशिप किस किस को मिलेगी। ओके, फिर आर्टिकल 6 में क्या बोलता है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप और सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू पाकिस्तान टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, मतलब पाकिस्तान से जो इंडिया आ गए हैं उनकी सिटीजनशिप की बात करता है आर्टिकल 6 में। ओके, आर्टिकल 7 में क्या बोलता है कि जो पाकिस्तान मतलब इंडिया से पाकिस्तान चले गए हैं, है ना, राइट्स ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ओके, फिर आर्टिकल 8 ये क्या बोलता है, सिटीजनशिप और सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, है ना, मतलब जो ओरिजिन तो इंडिया के हैं बट बाहर रह रहे हैं उनका क्या सिटीजनशिप स्टेटस होगा। ओके, फिर आर्टिकल 9 में बोलता है कि अगर कोई बाहर की सिटीजनशिप ले लेता है, फॉरेन की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, है ना, उसकी बात करता है। फिर आर्टिकल 11 क्या बोलता है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, है ना, मतलब ये जो लॉ के जितने भी लॉ सिटीजनशिप के लॉज हैं वो कौन रेगुलेट करेगा, पार्लियामेंट, ये बोलता है आर्टिकल 12, ठीक है। तो ये सारे हो गए सिटीजनशिप से रिलेटेड, ठीक है। अब ये देखो सिंगल सिटीजनशिप है अपने यहाँ, है तो ये तो पता ही है ना, जैसे कि ब्रिटेन में, ये हम लोग ने ऊपर भी देखा था जब हम लोग फीचर्स पढ़ रहे थे, है ना, जब हम लोग ने कंपेयर किया था ना यूनिटरी और फेडरल फीचर्स, है ना, वहाँ पे देखा था। ओके, बाकी ये सब हम लोग ने पढ़ी लिए हैं जितने भी हाईलाइट्स हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, चलो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के वो भी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि अब पहला ये टॉपिक था कोर पॉलिटी का, है ना, तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका भी एक एग्जांपल छोटा सा देख लेते हैं। देखो कितने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सिटीजनशिप प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, कैसी सिटीजनशिप दी जाती है, डुअल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, है ना, दोनों दी जाती है, फिर कोई भी नहीं दी जाती है ना। तो इसमें सिंगल सिटीजनशिप कितना ईजी क्वेश्चन है ना। चलो ये तो पुराना था, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो रिसेंट है, 2020 का ही है। इसमें देखो क्या पूछा है, कौन कौन से आर्टिकल हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, है ना। तो हम लोग को अभी हम लोग ने देखा 5 to 11। ओके, फिर देखो कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, ये भी रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना ही नहीं है ना, 2018। ओके, तो लोग बोलते हैं ना 2018 के बाद पैटर्न चेंज हो गया यूपीपीसीएस का, अब उसमें पीवाईक्यूज आते नहीं है ना। जो लोग ये आर्गूमेंट करते हैं ना वो लोग ने पीवाईक्यू एनालाइज ही नहीं किया है ना। देखो अब इसमें देखो पार्ट, है ना, ये इसमें सेकंड पार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर देखो क्या पूछा है, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इज करेक्ट, है ना, कौन कौन सा फीचर है, ठीक है। तो डुअल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट एंड नेशन, है ना। फिर सिंगल सिटीजनशिप ऑफ द स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप ऑफ ऑल इंडिया, है ना, ये सही हो जाएगा, से पूरे इंडिया की एक ही सिटीजनशिप तो है। तो देखो कितने ईजी क्वेश्चंस पूछता है। ओके, अब ये देखो इंडियन सिटीजनशिप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय, है ना, कैसे नहीं हो सकती है, सेम क्वेश्चन यहाँ पे रटवाया था ना, ये कैसे नहीं हो सकती है, 5 पॉइंट लिखवाए थे, है ना, तो उस यहीं से ही क्वेश्चन बना दिया, इस वजह से ऐसे पॉइंट्स याद करवाए हैं, ठीक है। तो ये देखो ये तो वैसे कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, डिपॉजिटिंग मनी इन इंडियन बैंक, है ना, ये तो कितना बेहतर पास ऑप्शन है, खैर ये तो पुराना भी है ना। तो हम लोग एक सैम्पल देख रहे थे कि क्वेश्चन कितने डायरेक्ट आते हैं, है ना, पॉलिटी में, तो वैसे ही हम लोग को पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में जाना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टॉपिक, है ना, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटी का अगर एक कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर उठा लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो यही है, फंडामेंटल राइट्स, है ना। इवन पॉलिटी का क्या अपने लिए भी मतलब पूरे लाइक सर्वाइव करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना अपने लिए, इक्वल फेयर एंड जस्टिस देने के लिए, वो फंडामेंटल राइट्स ही है ना। तो अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895, है ना, इसमें पहली बार मेंशन किया गया था फंडामेंटल राइट्स को, है ना। ये किसने किया था, मतलब किससे इंस्पायर था, बाल गंगाधर तिलक जी से। ओके, फिर कांग्रेस ने अडॉप्ट किया था फंडामेंटल राइट्स पर पहला रेजोल्यूशन कराची सेशन ऑफ 1931 में। ओके, फिर अब चलो हाँ उसके बाद तो ये वो दे रखे हैं, आर्टिकल्स दे रखे हैं। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। एक तो देखो आर्टिकल 14 से ही देख लेते हैं, चलो 14, है ना, ये क्या बोलता है पहले तो यही पता होना चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ओके, फिर हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी पढ़ रहे हैं, है ना। फिर राइट टू फ्रीडम आएगा, है ना। अच्छा, इसको भी याद करने का एक तरीका है ना, जैसे इसको ऐसे याद कर लो, 5 4 2 4 2 1, है ना, ये सीक्वेंस पहले तो याद रट्टा मारो, 5 4 2
4-2-4-2-1 है ना। उसके बाद EFERCCR है ना, ये याद करो, ठीक है। तो 5 आर्टिकल हैं ई में, है ना, फिर 4 हैं एफ में, तो इसको ऐसे याद कर लो। ई से क्या है, राइट टू इक्वालिटी, वैसे ही एफ से क्या है, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर ई से क्या आएगा, एक्सप्लॉयटेशन, फिर आर से क्या आएगा, रिलीजियस, है ना, फिर सी से क्या आएगा, कल्चरल, है ना, फिर सी आर से क्या आएगा, कल्चरल रेमेडीज़, है ना। तो ऐसे याद कर लो, उसमें कितने हैं वो उसका निमोनिक ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ निमोनिक याद कर सकते हो। तो इसमें 5 कौन कौन से हैं, 14, 15, 16, 17, 18, है ना। इसको याद कर लो कौन कौन से हैं, है ना। अब इसमें 15 और 16 में ये याद रखना, इसमें क्या है, RRCSP, है ना, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है ना। RRCSP क्या है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ओके। RRCSP याद कर लो, RRCSP ऐसे याद कर लो, ओके। और आर्टिकल 16 में क्या हो जाएगा, यही सेम, RRCSP प्लस DR, 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी, D और R। DR एक्स्ट्रा आ जाता है 15 में, क्या होता है, RRCSP, और DR ऐड हो जाता है 16 में। DR क्या है, एक तो है डिसेंट, एंड R से क्या है, रेसिडेंस, ठीक है। तो ये 2 याद कर लेना, ओके। पहले तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक जगह लिख के सारे रट लो, है ना। 14 से लेके 35 तक सारे रटे होने चाहिए फंडामेंटल राइट्स, है ना। उसके बाद क्या याद करो, उसके बाद उसके डिटेल में जाओ, ठीक है। तो हम लोग ने ये देख लिया राइट टू इक्वालिटी, है ना, इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ओके। बाकी इतना डिटेल में नहीं जाना है ना। जितने PCS वाले एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें डिटेल में पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट पूछता है आर्टिकल 15 में क्या है ना, आर्टिकल 18 में क्या है, इससे डिटेल में वो जा ही नहीं सकता, ठीक है। आप PYQ उठा के देख लेना, है ना। और इसमें भी कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैचिंग, है ना, डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि आर्टिकल 14 क्या है, और मैचिंग का भी पूछ लेगा, 4 दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, है ना, फंडामेंटल राइट से। तो वैसे ही आप ये राइट टू फ्रीडम याद कर लेना, इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, है ना, ये तो याद ही करने हैं सारे नाम्स, ओके। फिर फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19, है ना। आर्टिकल 19 में कितने आते हैं, 1 2 3 सॉरी ABCDE और G, इसमें ये याद रखना F नहीं आता है, ओके। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद कर लेते हैं हम लोग, 3 3 6 हो गए, है ना। तो हम लोग F तक कर देते हैं खत्म, बट क्या होता है, F की जगह G होता है, ओके। तो ये याद रखना, ओके। फिर आर्टिकल 19 के बाद 23 और 24 आता है ना। अब 19 के बाद 20 और 21, 22 कहाँ गया, है ना, वो यही रहा ना, यहाँ हम लोग ने पहले ही कर लिया था, ठीक है। 22 और 21, ठीक है। अब देखो 23 में क्या है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। और 24 में क्या है, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 14, ओके। ये 14 याद रखना, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को याद करना है फंडामेंटल राइट्स, ओके। अब कुछ इंपॉर्टेंट भी है ना, जैसे अगर डिटेल में अगर जिसको जाना ही होगा थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। वैसे तो ऊपर ही से पूछेगा, बट थोड़ी डिटेल देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आर्टिकल 15 क्या है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन ग्राउंड्स ऑफ RRCSP क्या है, ये हम लोग देख चुके हैं, है ना, बाय बोथ स्टेट एंड प्राइवेट, ये याद रखना, है ना। मतलब कोई भी नहीं डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, स्टेट भी नहीं, प्राइवेट भी नहीं, है ना। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो याद रखना, विमेंस, चिल्ड्रन, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC ST एंड EWS, इनको एक्सेप्शन दिया गया है इसमें, ओके। सिमिलरली आर्टिकल 16 में भी कुछ एक्सेप्शन है ना, जैसे आंध्रा एंड तेलंगाना को है, बैकवर्ड क्लासेस को है। सिमिलरली रिलीजियस पर्पस के लिए हो सकता है 10%, है ना, जो EWS के लिए है उसके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। और 17 क्या है, अनटचेबिलिटी के लिए, 18 टाइटल्स के लिए हम लोग ने देख ही लिया, ठीक है। 19 का देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग ने सबसे पहले तो ये देख लिया, इसमें F नहीं है, ओके। अब ये ओनली अगेंस्ट स्टेट है, प्राइवेट में नहीं है, ठीक है। जैसे ये दोनों के लिए था ना, स्टेट भी प्राइवेट के लिए भी, तो आर्टिकल 19 सिर्फ अगेंस्ट स्टेट लगेगा, प्राइवेट नहीं लगेगा, ओके। अब इसमें 6 हैं टोटल, ओके। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, 1 के कुछ एक्सेप्शन है ना, इसके भी एक्सेप्शन है। तो एक बार ये रीड कर लेना, इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके याद रखना, है ना, आर्टिकल 15 के, ओके। अब आर्टिकल 19.4 है ना, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, है ना, ये सिर्फ ओनली विद इन इंडिया के लिए है, ठीक है। कि मतलब इंडिया के अंदर आपको पूरी फ्रीडम है मूवमेंट की, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है तो वो वाला राइट किसके अंदर आता है, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। राइट टू लाइफ, ओके, आर्टिकल 21 के अंदर आता है, ठीक है। ऐसी राइट टू फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस है, एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन भी है 19 में, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल। फिर देखते हैं राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, ये तो रिपील हो गया है ना। तो पहले ये कहाँ था, आर्टिकल 13(1) के अंदर था, ओके। अब ये रिपील हो गया है, ठीक है। अब इसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, अब ये लीगल राइट बन गया है। पहले ये क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, है ना। अब ये क्या बन गया है, लीगल राइट, ओके। कहाँ पहुँच गया है, आर्टिकल 300A में, ये याद रखना, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 300A, ओके। फिर देखो ये रेट्स हैं, है ना, ये आर्टिकल 32 के अंडर आती हैं, है ना। आर्टिकल 32 से पहले चलो ये देख लेते हैं, है ना। आर्टिकल 25, 26,
27 और 28, ये क्या बोलते हैं, ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें वही याद करना है कि नाम याद करना है कौन सा आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है। उसके बाद ये हो गए हमारे 28 तक, फिर 29, 30 में ये आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमको सबके नाम याद रखने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताते ही जा रहे हैं, है ना। जैसे ये आर्टिकल 32 है, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसी को ही B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला था, अभी हम लोग ने ऊपर ही पढ़ा था, है ना, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसी को कहा था आर्टिकल 32। रिट्स, है ना, 5 तरह की रिट्स होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरारी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, है ना, इसको डिटेल में देखते हैं। हाँ, ये रहे रिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही जान लो, रिट्स को इंग्लैंड में प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है, ओके। पहली कौन सी है, हैबियस कॉर्पस, इसका मतलब क्या होता है, टू हैव द बॉडी ऑफ, ओके, ये याद रखना है इसमें, ठीक है। ये मतलब एक्सेप्शन याद रखो ना रखो, बट ये तो जरूर याद रखना है। हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या है, टू हैव द बॉडी ऑफ, है ना, ये डायरेक्ट पूछता है, ओके। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि अगर लॉफुल डिटेंशन है तो उस केस में आप हैबियस कॉर्पस नहीं लगा सकते हो, है ना। बेसिकली हैबियस कॉर्पस अगर हम समझें शॉर्ट में, तो हैबियस कॉर्पस क्या है कि अगर किसी को इलीगली डिटेन कर रखा है ना पुलिस ने या फिर किसी ने भी, तो उसके अगेंस्ट हैबियस कॉर्पस लग सकता है। मतलब टू हैव द बॉडी ऑफ, मतलब उस इंसान को आप यहाँ पे लेकर आओ जिसको आपने इलीगली अरेस्ट करके रखा है, ठीक है। तो ये होता है हैबियस कॉर्पस। लेकिन अगर जहाँ पे डिटेंशन लॉफुल है ना, वहाँ पे ये नहीं लगेगा, ठीक है। वैसे ये कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर हुआ है कहीं पे, है ना, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ है, वहाँ पे भी ये नहीं लगेगा, है ना। डिटेंशन बाय कंपिटेंट अथॉरिटी है, मतलब अगर लीगल तरीके से किसी ने डिटेंशन कर रखा है तो वहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, ओके। और या तो फिर वहाँ पे नहीं होगा जहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन ही ना हो कोर्ट का, है ना। जैसे मान लो कि हाई कोर्ट ऑफ बिहार, है ना, इसने कोई हैबियस कॉर्पस वो फाइल किया है ना, बट किया कहाँ के लिए, कर्नाटका के लिए, है ना। तो जहाँ पे आपके ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है वहाँ के लिए आप नहीं लगा सकते हो हैबियस कॉर्पस, ओके। सुप्रीम कोर्ट तो ऑल इंडिया में लगा सकता है ना, क्योंकि उसका ज्यूरिसडिक्शन ही पूरा ऑल इंडिया है, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है कि हैबियस कॉर्पस ये दोनों के लिए लग सकता है, प्राइवेट अथॉरिटी पे भी और पब्लिक अथॉरिटी पे भी एंड प्राइवेट इंडिविजुअल पे भी, ठीक है। मतलब अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने भी किसी को अरेस्ट करके रखा है ना, डिटेन करके रखा है, तो उसके अगेंस्ट भी हैबियस कॉर्पस लग सकता है ना। पब्लिक अथॉरिटी में तो लग ही सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंडेमस, इसका मतलब क्या होता है, वी कमांड, ओके। अब इसको शॉर्ट में समझें तो अगर जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है ना, वो अपना काम ठीक से कर नहीं रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग ये मैंडेमस उसके लिए उसके ऊपर अप्लाई हो सकता है कि हम आपको मतलब कोर्ट करेगा कि हम आपको कमांड देते हैं, मतलब ऑर्डर देते हैं कि आप अपना काम ठीक से करो, ठीक है। यही होता है मैंडेमस, ओके। तो बाय कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल, है ना, सरकारी कर्मचारी, है ना, या तो फिर कॉर्पोरेशन भी हो सकता है, इन्फीरियर कोर्ट भी हो सकता है, ट्रिब्यूनल भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन है। अब मैंडेमस के भी कुछ एक्सेप्शन है ना, ये कहाँ पे नहीं लग सकता है, तो ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं लग सकता है ना। जैसे हम लोग ने देखा नहीं, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है ना, तो इंडिविजुअल के लिए नहीं है, प्राइवेट के लिए नहीं है, ओके। टू इन्फोर्स डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन दैट डू नॉट हैव स्टैट्यूटरी फोर्स, है ना, मतलब ऐसा कोई डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन है जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं है लॉ की, है ना, उसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो इस मैंडेमस के थ्रू, है ना। व्हेन द ड्यूटी इज डिस्क्रिशनरी नॉट मैंडेटरी, है ना, जब अगर कोई ड्यूटी डिस्क्रिशनरी है ना, मैंडेटरी नहीं है, तो उसके लिए भी आप मैंडेमस नहीं लगा सकते हो, ओके। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, इसके लिए भी नहीं लगा सकते हो, प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। और CGI अगर अपनी जुडिशियल कैपेसिटी में कुछ काम कर रहा है ना, तो उसमें भी आप मैंडेमस नहीं लगा पाओगे, ठीक है। फिर थर्ड है प्रोहिबिशन, ओके। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, है ना, मतलब किसी काम के लिए मना कर देना। तो ये प्रोहिबिशन कौन करता है, ये हायर कोर्ट करता है लोअर कोर्ट को, ठीक है। अब ये हायर कोर्ट कोई भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है और हाई कोर्ट भी हो सकता है ना। लोअर कोर्ट में फिर ये हाई कोर्ट आ जाएगा या तो लोअर कोर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है, या तो फिर ट्रिब्यूनल्स भी आ जाएंगे, ओके। ये कब लगता है प्रोहिबिशन, जब अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड करने लगते हैं लोअर कोर्ट, है ना, मतलब उनका ऐसा कोई केस में आप जजमेंट दे रहे हो जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता ही नहीं है, तो उस केस में प्रोहिबिशन लग जाएगा, ओके। अब जैसे प्रोहिबिशन और नेक्स्ट वाला है सर्शियोरारी, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं, बट एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ऑर्डर आने से पहले प्रोहिबिशन लगता है ना। मतलब जैसे लोअर कोर्ट किसी पे कुछ जजमेंट कर रहा है ना, मान लो केस XYZ है, उसका अभी ऑर्डर आया नहीं है फाइनल, मतलब रिजल्ट नहीं आया है, तो उससे पहले प्रोहिबिशन लगेगा और रिजल्ट आने के बाद, है ना, मतलब ऑर्डर आने के बाद सर्शियोरारी लगेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ऑर्डर से पहले प्रोहिबिशन, ऑर्डर के बाद सर्शियोरारी, ओके। तो ये सर्शियोरारी वो भी वही है ना, टू बी सर्टिफाइड और इन्फॉर्म्ड, ये याद रखना। इधर ट्रांसफर अ केस पेंडिंग और स्क्वॉश द ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट, ठीक है। मतलब कोई केस का पेंडिंग है ऑर्डर, तो उसमें भी कर सकते हैं और मतलब बाद में तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोहिबिशन सिर्फ पहले और सर्शियोरारी अगर पेंडिंग है तब भी और ऑर्डर के बाद भी, ठीक है। अब देखो प्रोहिबिशन को प्रिवेंटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो पहले होता है ना, सर्शियोरारी पहले भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, तो ये क्यूरेटिव भी होता है और प्रिवेंटिव भी होता है, ठीक है। अब ये जो होता है
ये सर्शियोरारी, ये ओनली अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, सिर्फ 3 के अगेंस्ट होता है। ओके, फिर लास्ट है क्वो वारंटो। इसका मतलब क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट। ठीक है, अब ये किसके अगेंस्ट लगेगा? जैसे मान लो कोई सरकारी कर्मचारी है ना, वो ऐसा कोई पोस्ट क्लेम कर रहा है जो वो एक्वायर मतलब उसके हित में नहीं, मतलब लीगली नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसे आजकल काफ़ी IAS है ना, इवन SDM वगैरह फ्रॉड आ रहे हैं, है ना, मतलब बोलते हैं कि हम IAS हैं, है ना, और बोल के अपना काम निकलवा लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो वही है कि मतलब किस अथॉरिटी से तुम ऑफिस में बैठे हुए हो, है ना, तो उस केस में फिर क्वो वारंटो लगता है। जब उसकी अथॉरिटी नहीं है उस ऑफिस में, फिर भी वो उस ऑफिस में बैठा हुआ है ना, काम कर रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्वो वारंटो लग जाएगा। ओके, बाय कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम, है ना, ऑफ पर्सन टू ऑफर टू अ पब्लिक ऑफिस। वही चीज़ है कि मतलब कोर्ट पूछता है जो भी पब्लिक ऑफिस में बैठा है कि किस लीगैलिटी से आप इस ऑफिस में काम कर रहे हो। ठीक है, फिर कांट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट और मिनिस्टेरियल ऑफिस। ये तो सिंपल सी बात है, सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के अगेंस्ट है। ओके, कैन बी सॉट बाय एनी इंटरेस्टेड पर्सन, है ना, मतलब ये जो क्वो वारंटो है ना, ये कोई भी जाके जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो फाइल कर सकता है कोर्ट में। ओके, जबकि जो बाकी के जो 4 हैं, है ना, बाकी टोटल 5 है ना, तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन एंड सर्शियोरारी, ये सिर्फ कौन कर सकता है? सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन, है ना, मतलब जो उससे अफेक्ट हुआ है वही। और जबकि ये जो लास्ट वाला है क्वो वारंटो, ये कोई भी कर सकता है। ये एक डिफरेंस है, ये याद रखना। ठीक है, तो हम लोग ने आर्टिकल 32 के अंदर, 32 के अंदर जितने भी रिट्स आते हैं उसको पढ़ लिया है, उसके एक्सेप्शन को ही पढ़ लिया है अच्छे से, है ना। अब देखते हैं, ये बीच में कुछ रह गए थे, क्या रह गया था? हाँ, राइट टू फ्रीडम, ये तो हमने देख ही लिया था, है ना, एजुकेशनल राइट देख लिया था, इमरजेंसी बची थी। ठीक है, तो सबसे पहले इमरजेंसी में हम लोग को क्या याद रखना है? पहले तो ये आर्टिकल याद रखना है। ठीक है, आर्टिकल 358 क्या अच्छा इसमें 358 और 359 की बात हुई है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे, है ना, नोट्स के थ्रू इसमें बहुत छोटा सा दे रखा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में पूछेंगे, देखेंगे। ठीक है, अभी नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 352। ओके, ये याद रखना। फिर इसमें नेक्स्ट +4 ऐड कर दो, 356, इसमें क्या आएगा? प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, फिर +4 ऐड कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा? 360, इसमें क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऐसे याद करो। ठीक है, 352 +4, फिर +4 360। ओके, ऐसे याद किया करो। ओके, अब देखते हैं, सेम चीज़ है, जैसे कुछ इसके अंदर देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 25 में क्या बोलता है? ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट होता है ना, कॉन्शियस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, है ना, इसको CPP ऐसे याद कर लो, बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के लिए होता है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, है ना। अब इसमें एक और एक्सेप्शन होता है कि मतलब जो किरपान अलाउड होता है, वैसे मतलब वेपन्स वगैरह अलाउड नहीं होता है ना अपने पास रखना, बट ये जो रिलीजियस पर्पस के लिए सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट को किरपान, है ना, किरपान क्या होता है? मतलब एक तरह बेसिकली छोटा सा चाकू टाइप का होता है। ठीक है, उसको ये लोग रख सकते हैं, उसका अलाउड होता है। ओके, आर्टिकल 25 के अंडर ही होता है ये एक्सेप्शन। ओके, वैसे ये आर्टिकल 26 है ना, इसको रीड कर लेना। ओके, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब बेसिकली ये समरी लिखी हुई है उसी की, है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा वो हमने बता ही दिया है। जैसे ये जो आर्टिकल 32 होता है ना रिट्स के लिए, है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है अंडर आर्टिकल 32, वही अंडर हाई कोर्ट के पास कहाँ होता है? आर्टिकल 226 में, ये याद रखना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 32, हाई कोर्ट 226। ओके, 226। ठीक है, अब देखते हैं। हाँ चलो, 358 और 359 की बात कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी में। ठीक है, तो 358 क्या बोलता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 358 क्या बोलता है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, है ना, सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी जब कहाँ पे होगा? जब एक्सटर्नल एग्रेशन से होगा, एक्सटर्नल एग्रेशन, है ना, या फिर एक्सटर्नल वॉर बोल लो, उसी केस में ये अपने अपने आप सस्पेंड होगी। ठीक है, मतलब अगर कोई आर्म्ड रेबेलियन हुआ है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको बोलते हैं ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस पहले बोलते थे, अब आर्म्ड रेबेलियन बोलते हैं। तो अगर आर्म्ड रेबेलियन हुआ है तब नहीं होगा सस्पेंड। ठीक है, सिर्फ कब होगा सस्पेंड? जब वॉर होगा, मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन होगा। ठीक है, ये क्लियर रखना। तो ये है आर्टिकल 358, कम्स बैक आफ्टर इमरजेंसी ओवर। ठीक है, मतलब जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी उसके बाद अपने आप वापस भी आ जाएगा, वापस जाएगा तो अपने आप वापस भी आ जाएगा, आर्टिकल 19। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल मतलब जितने टाइम तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी उतने टाइम तक जितना भी इसका वायलेशन होगा ना आर्टिकल 19 के अगेंस्ट, तो उसके अगेंस्ट में फिर आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। ठीक है, ना तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी होगी तब भी नहीं जा सकते हो, और नेशनल इमरजेंसी जब खत्म हो जाएगी तब भी जाके कोर्ट में नहीं बोल सकते हो कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो हमारा आर्टिकल 19 मतलब ये वायलेशन हुआ। ठीक है, तो ये वही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। ओके, नो चैलेंज इन कोर्ट इवन आफ्टर। ठीक है, तो ये आर्टिकल 358 क्लियर हो गया। ओके, 359 क्या बोलता है? ये बोलता है कि प्रेसिडेंट एक ऑर्डर निकालता है ना, उसमें जितने भी वो लिखेगा, मतलब जैसे प्रेसिडेंट कोई ऑर्डर निकालेगा,
है ना, उसमें लिख देगा कि हम आर्टिकल दिस सस्पेंड कर रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ आती है आर्टिकल 359 के अंडर, ठीक है। ऑथराइजेस प्रेसिडेंट टू सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। सस्पेंशन नहीं होता है, वो गलत हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंस हम लोग को बेसिकली 358 और 359 में डिफरेंस के उससे देखना है, पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सस्पेंड, ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है, ठीक है। मतलब जो भी फंडामेंटल राइट है ना, वो खुद सस्पेंड नहीं होता है, बस उसका इन्फोर्समेंट जो है वो हो जाता है सस्पेंड, ठीक है। तो ये याद रखना, इसमें आर्टिकल 19 खुद सस्पेंड हो जाता है, और इसमें जितने भी आर्टिकल उसके ऑर्डर में लिखे होंगे, मतलब प्रेसिडेंट के ऑर्डर में लिखे होंगे, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो जाता है सिर्फ, ठीक है, खुद सस्पेंड नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। ये भी नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है, ओके। फंडामेंटल राइट्स दैट आर रिटेन इन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक है। जैसे इसमें तो क्या है, इसमें तो फिक्स है कि आर्टिकल 19 ही जाएगा, ओके। बट इसमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जो भी मतलब प्रेसिडेंट बोल देगा अपने ऑर्डर में कि ये फंडामेंटल राइट हम करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हो जाएंगे, ओके। सब नहीं होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट 2021, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड कर सकते हैं, उनका मतलब इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर सकते हैं, बट 2021 को नहीं कर सकते, ठीक है। ये पावर प्रेसिडेंट के पास भी नहीं है कि 2021 को प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकते हैं सस्पेंड, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सेप्ट 20 एंड 21, ओके। अब कुड बी फॉर शॉर्टर टाइम, है ना, मतलब जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी है 6 महीने के लिए, ठीक है, तो आर्टिकल 359 2 महीने के लिए भी आप लगा सकते हो, है ना, 1 महीने के लिए भी लगा सकते हो, 10 दिन के लिए भी लगा सकते हो, है ना। जबकि जो आर्टिकल 358 था, अगर ये 6 महीने की नेशनल इमरजेंसी है तो 6 महीने आर्टिकल 9 सस्पेंडेड रहेगा, ठीक है। तो ये मतलब है, ओके। और होल और पार्ट, है ना, मतलब जैसे नेशनल इमरजेंसी किसी भी मतलब पूरे इंडिया में लगी हुई है ना, बट अगर आपको 359 सिर्फ बिहार में लगाना है या फिर सिर्फ यूपी में लगाना है तो ऐसा आप कर सकते हो, ओके। जबकि आर्टिकल 358 में पूरे में ही लग जाता है, ठीक है। फिर लेट बिफोर ईच हाउस फॉर अप्रूवल, है ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है, कांट बी चैलेंज इन कोर्ट इवन आफ्टर एक्सपायरी, है ना, जो चीज़ यहाँ पे थी ना कि बाद में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, सेम चीज़ यहाँ पे, ओके। इन बोथ केसेस ओनली दोज लॉज विच आर रिलेटेड टू इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज, नॉट अदर लॉज, है ना। मतलब जितने भी इमरजेंसी से रिलेटेड है ना, सिर्फ उन्हीं को ही चैलेंज किया जा सकता है, बाकी को नहीं, ठीक है। तो ये खैर इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो उसके फॉर्म में दे दी है, डिफरेंस के फॉर्म में, है ना। जैसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ओके। तो 358 में क्या था, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा था आर्टिकल 19, है ना, जबकि 359 में प्रेसिडेंट को ऑर्डर निकालना पड़ रहा था, है ना। इसमें क्या होता है, सिर्फ आर्टिकल 19 होता है, और इसमें बाकी के सारे फंडामेंटल राइट हो जाते हैं एक्सेप्ट 2021, ओके। इसमें एक्सटर्नल इमरजेंसी होनी चाहिए, है ना, ये ऑब्वियस पॉइंट है, ऑब्वियस नहीं मतलब नेसेसरी पॉइंट है ना। एक्सटर्नल इमरजेंसी होनी चाहिए, एक्सटर्नल एग्रेशन होना चाहिए, आर्म्ड रेबेलियन में नहीं होता है ये, ठीक है। जबकि ये दोनों में होता है, इंटरनल में भी एक्सटर्नल में भी, ओके। इसमें एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 19 सस्पेंड रहेगा, ठीक है। और ये हम लोग ने अभी देखा ही शॉर्टर टाइम के लिए भी होता है, ये एंटायर कंट्री में लगेगा, ये कुछ पार्ट में भी लग सकता है ना, एंटायर में भी लग सकता है, पार्ट में भी लग सकता है। इसमें आर्टिकल 19 कंप्लीट सस्पेंड हो जाता है, ओके। और इसमें सारे फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं, 2021 को छोड़ के होते हैं, ठीक है। अब स्टेट कैन एवरेज लॉ ऑफ आर्टिकल 19, है ना, मतलब आर्टिकल 19 इसमें एवरेज कर सकता है ना। और जबकि इसमें क्या था, वही जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में होगा सिर्फ वही एवरेज कर पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस के फॉर्म में देख लिया, ये इंपॉर्टेंट है ना, इवन यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतने डिटेल में इससे ज़्यादा तो नीड है ही नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये सब देखो वही आर्टिकल वगैरह दे रखे हैं, ये देखो हैबियस मैंडेमस प्रोहिबिशन सर्च्यूरारी, हाँ, तो ये सब देख लेना। नेक्स्ट टॉपिक है डीपीएसपी। तो सबसे पहले तो देखो ये सब लिखा हुआ है, इन सबको पढ़ लेना, है ना, हम लोग अपने नोट से पढ़ेंगे, ठीक है। ये डिफरेंस वगैरह दे रखा है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, इसको एक बार चाहो तो रीड कर लेना, है ना। नहीं बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो हम बता दे रहे हैं। जैसे डीपीएसपी 36 से 51 तक होता है ना, एक तो ये याद रखना है। अब कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लासीफाई दैम, है ना, मतलब जैसे हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं ना गांधीयन प्रिंसिपल्स पर, सोशलिस्ट, है ना, और कैपिटलिस्ट, है ना, तो इनके बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासिफिकेशन नहीं है, ये याद रखना, ओके। अब आर्टिकल 36 क्या बोलता है कि जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट है ना, मतलब जो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है वही अप्लाई होगी पार्ट 4 में भी, है मतलब डीपीएसपी में, ठीक है। इसमें कुछ अलग नहीं होगा, ठीक है। अब कुछ वो हुए थे, अमेंडमेंट्स हुए थे, है ना, मतलब एडिशन हुए थे डीपीएसपी में, ओके। तो वो याद रखना है, ठीक है। जैसे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या डीपीएसपी ऐड हुई थी, एक तो चिल्ड्रंस वाली, पुअर, वर्कर एंड इंडस्ट्रीज, इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, बस ऐसे ही याद कर लो कि चिल्ड्रन, पुअर, वर्कर एंड इंडस्ट्रीज एंड इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, ये 4 ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। 44th में क्या क्या ऐड हुआ था, मिनिमाइज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ओके। 86 2002 इसमें क्या हुआ था, RTE, राइट टू एजुकेशन, है ना, अंडर आर्टिकल 21A, ओके। मतलब ये डीपीएसपी भी ऐड हुई थी और एक ये फंडामेंटल
राइट भी ऐड हुआ था आर्टिकल 21A में, ठीक है। राइट टू एजुकेशन एक्ट किस किस के लिए, 6 साल तक के बच्चों के लिए, ओके। फिर 97th एक्ट 2011 में आया, इसमें क्या हुआ, कोऑपरेटिव्स, है ना, अब लिखा नहीं है, कट गया, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए था ये, ओके। तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, कब क्या ऐड हुआ, ओके। फिर ये देखो सब कुछ दे रखा है, ये सब पढ़ लेना। नेक्स्ट हम लोग को क्या DPSP याद करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये भी देखो किसका टॉपिक है, ये मिसलेनियस टॉपिक है ना, जो हम लोग ने करंट अफेयर के साथ PDF प्रोवाइड करी थी मिसलेनियस टॉपिक्स की, है ना, उसी में ही एक ही है, ठीक है। तो इसको निमोनिक्स के साथ कैसे याद करना है वो इसमें दे रखा है, ठीक है। सारे आर्टिकल हैं देखो 36 से लेके 51 तक है, ओके। इसमें ये लिखा है कि कौन सा वो है, वो इधर उसका निमोनिक है, ठीक है। जैसे कि देखो निमोनिक खुद से पढ़ लेना, वैसे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे 36 तो हम लोग ने ऊपर देख ही लिया, ये डेफिनेशन के लिए था, है ना। 37 बोलता है ये नॉन जस्टिसिएबल है DPSP, ओके। 38 क्या बोलता है, वेलफेयर ऑफ पीपल की बात करता है ना। फिर 39 इसको कैसे याद रखना है, LDC PHC, है ना। LDC PHC क्या होता है, जैसे लोअर डिविज क्लर्क होता है ना, लोअर डिविज क्लर्क, वो LDC हो गया। PHC क्या होता है ना, PHC तो हमको पता ही है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, है ना। तो ऐसे याद कर लो, आर्टिकल 39 LDC PHC, ओके। अब ये LDC PHC का असली मतलब क्या है, सॉरी ये इमेज थोड़ी क्लियर नहीं है ना, स्क्रीनशॉट लिया है इसलिए, ओके। तो लाइवलीहुड, डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन, पे, हेल्थ एंड चिल्ड्रन, ये फुल फॉर्म है इसका, है ना। ये सब आता है अंडर आर्टिकल 39, ओके। अब देखो 40, है ना, तो 40 क्या होता है, जैसे 20 × 2 करेंगे तो 40 आता है ना, इसको ऐसे याद करो, 20 × 2 करेंगे तो 40 आता है, ओके। और पंचायत क्या कहाँ पे आता है, विलेज, है ना। और शेड्यूल 9 में भी आता है और पार्ट 11 में भी आता है ना। मतलब जो विलेज वाली चीज़ें हैं, पंचायत वाली, वो या तो शेड्यूल 9 में आती हैं और पार्ट 11 में भी आती हैं। तो इन दोनों को ऐड कर दो, शेड्यूल 9 और पार्ट 11, तो 9 + 11 कितना हो जाएगा, 20, है ना। तो 20 × 2 करोगे तो 40 आ जाएगा, है ना। तो वैसे याद हो जाए तो अच्छी बात है, ये तो मतलब एक निमोनिक है छोटा सा। वैसे ही 41 को कैसे याद करोगे, है ना, वन और सन एक ही जैसे राइम करते हैं, है ना, वन और सन, है ना। तो वही चीज़ है कि मतलब सन में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इन सन इट्स हार्ड टू वर्क, है ना, पसीना वगैरह आता है, ओके। तो ये वर्क से रिलेटेड है, ओके। सिमिलरली 42, है ना, टू और शू एक ही जैसे साउंड कर रहा है, राइम कर रहा है ना। तो बिना शूज़ के ह्यूमन कंडीशन नहीं होंगी, है ना, मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड चीज़ें हो जाएंगी इसमें, ओके। 43, है ना, अब 3 ऐसे लिखते हैं तो 3 को ऐसे उल्टा करके लिख दो, है ना। तो ये W1, तो W से क्या हो जाएगा, वर्कर्स, ठीक है। फिर 44, है ना, 44 क्या होता है, 4:4, है ना, मतलब एक ही जैसा है ना, 4:4, है ना। तो 4:4 क्या हो गया, इक्वल, है ना, बराबर हो गया ना, दोनों डिजिट बराबर हो गई, तो बराबर मतलब यूनिफॉर्म, है ना। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। फिर 45, तो 45 को कैसे याद कर सकते हो, 4 और 5, 4 और 5, 4-5 बच्चे हुए स्कूल, है ना, मतलब स्कूल हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फिर 4-6, है ना, 46 में क्या होता है, 4 रुपये ST को दिए एंड 6 रुपये SC को दिए, ऐसे कुछ याद कर लो, है ना। तो 47, 7 और हेवन एक ही जैसा राइम कर रहा है, तो हेवन मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी होगी, है ना। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की इसमें बात होती है। वैसे ही 48, है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 48 को 48, है ना। तो 48 और अड़ियल साउंड, है ना, ये दोनों एक ही जैसे साउंड करता है, 48 और अड़ियल साउंड, है ना। तो साउंड क्या होता है, वाइल्ड लाइफ, है ना, तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ओके। वैसे ही 48 में स्लॉटर ऑफ काउस प्रोहिबिशन के बारे में बात करी गई है, ओके। फिर 49, 9 और शाइन एक ही जैसा है ना। शाइन मतलब जितने भी हमारी नेशनल धरोहर हैं, है ना, राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको सबको चमकते रहना चाहिए, है ना, शाइन मानना चाहिए। तो वही बात हो रही है, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स वगैरह, ओके। फिर आता है 50, है ना, 50-50, है ना, ये तो बहुत यूज़ करते हैं ना हम लोग 50-50। तो वही बात हो गई कि ऐसी सेपरेशन ऑफ पावर होती है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में, 50-50 होता है दोनों में, ओके। फिर 51 ये होता है इंटरनल ऑब्लिगेशन के लिए, ठीक है, इसको याद कर लो, इंटरनल ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो ऐसे कुछ निमोनिक बना के आप इसको याद कर सकते हो, DPSP सारे, है 2-3 बार इसको पढ़ोगे, ये मिसलेनियस में प्रोवाइड किया है, ओके। इस टाइप के और बहुत सारे टॉपिक्स हैं ऐसे मिसलेनियस में, है ना। जैसे हम लोग ने सारे 5 ईयर प्लान्स को भी निमोनिक्स के साथ पढ़ा हुआ है मिसलेनियस टॉपिक्स में, ठीक है, तो उसको देख लेना, ओके। फिर देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, ओके। ये भी देखो, इसको भी हम लोग निमोनिक के साथ याद कर सकते हैं, है ना। सबसे पहले इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। एक तो फंडामेंटल ड्यूटी आई कहाँ से, ये USSR से हम लोग ने ली है, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन से लिए हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वर्ण सिंह कमेटी, टोटल पहले कितनी फंडामेंटल राइट्स थे, है ना, 11, है ना, सॉरी पहले नहीं, मतलब अब 11 है, पहले कितने थे, 10, ओके। बाद में एक ऐड हो गया था, ठीक है। 11th फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा ऐड हुआ था, 86th में, है ना, राइट टू एजुकेशन वाला जो था, ठीक है। बाकी और क्या इंपॉर्टेंट है, पार्ट 4A में आता है ना,
स्वरण सिंह कमेटी ये हम लोग ने देख ही लिया। ओके, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, मतलब क्या है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, है ना, बाद में ये ऐड की गई हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, ओरिजिनल में नहीं थी, वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और बाद में सिर्फ एक ऐड हुई है, पहले 10 थी अब 11 है, एक ऐड हुई है +1। वो कौन सी है? वो ये है जो हम लोग ने पढ़ी थी ना, राइट टू एजुकेशन वाली से 6 से 14, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, वो है। ठीक है, अब स्वरण सिंह कमेटी ने जितनी भी रिकमेंडेशन दी थी वो तो सारी मान ली थी, सिर्फ 2 नहीं मानी थी, है ना। 2 क्या नहीं मानी थी? एक तो इन्होंने स्वरण सिंह कमेटी ने कहा था कि जो भी टैक्स नहीं देगा, है ना, उसको आप मतलब पनिश कर सकते हो। ओके, नॉट एक्सेप्टेड पनिशमेंट फॉर नॉट कंप्लाइंग ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स। ठीक है, ये 2 नहीं मानी थी, मतलब इन्होंने बोला था कि कोई फंडामेंटल ड्यूटी ना माने तो उसको पनिश करो, है ना। और दूसरा क्या कहा था, कोई अगर टैक्स ना दे, है ना, तो उसको ही पनिश करो। ओके, तो ये दोनों नहीं मानी थी, बाकी सब मान लिया था। ओके, तो बस इतनी इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। अब इसको याद कर लेते हैं, है ना, टोटल के तक है ना। तो इसको कैसे याद करना है? देखो, ये निमोनिक है कुछ ऐसा, है ना, ये सभी ने पढ़ा ही होता है। जैसे ABCD लिख लो पूरे के तक, है ना, तो वही हो जाएंगे भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे 51A क्या बोलता है ना, मतलब A के अंडर A में क्या आता है? अबाइड एंथम, है ना। फिर B से क्या आता है? बापूजी, मतलब जितने भी हमारे नेशनल वो हैं, मतलब प्रिंसिपल्स हैं ना फ्रीडम स्ट्रगल वाले, उनकी रिस्पेक्ट करना। फिर C से कंसोलिडेशन की बात करता है, D से डिफेंस की बात करता है, E से इक्वालिटी, है ना, ब्रदरहुड की बात करता है, F से फोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, है ना, कल्चर, इन सब की बात करता है। ओके, फिर G से ग्रीनरी होता है ना, ग्रीनरी मतलब इन्वायरमेंट। H से ह्यूमनिज्म, है ना, ह्यूमनिज्म और साइंस की भी बात करता है ना। फिर I क्या होता है? I, है ना, आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड, है ना, ये कहा था ना गांधी जी ने, तो वही चीज़ है कि ब्लाइंड मत हो, वायलेंस मत करो। ओके, फिर J से क्या होता है? जीनियस, है ना, होता तो G से है बट याद कर लो J से होता है क्या जा रहा है। ठीक है, तो जीनियस एक तो होता है, जीनियस मतलब नॉलेज, है ना, मतलब हर एक फील्ड में एक्सेल करो, नॉलेज नहीं, हर एक फील्ड में एक्सेल करना है हम लोग को। ओके, जैक ऑफ ऑल, है ना, ऐसे भी याद कर सकते हो, जैक ऑफ ऑल मतलब हर फील्ड में एक्सेल करना। और के से नॉलेज, है ना, मतलब जो लास्ट में ऐड हुई थी ना 86 हम लोग ने पढ़ा, वही है ये, राइट टू एजुकेशन। ओके, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ओके, तो ये था सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फिर देखते हैं, ये देखो 6 से 14 साल के लिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्रेसिडेंट। ठीक है, बाकी इसमें ये सब पोथा दे रखा है ना, इतना सब कुछ आपको रीड करना हो तो कर लेना, बाकी हम लोग पढ़ेंगे नोट्स से। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो नोट्स में कवर कर देंगे। तो प्रेसिडेंट में एक सबसे पहले तो ये जानो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है ना। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, 5 लोग आते हैं, 5 लोग नहीं, 5 कैटेगरी आती है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में लोग तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इससे बनता है हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये याद रखना। ओके, फिर देखते हैं हम लोग इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, उसमें कौन कौन होता है ये याद रखना है। ठीक है, इलेक्शन होता कैसे है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इससे होता है, ये याद रखना। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, इलेक्टोरल रोल में कौन कौन होता है? इलेक्टोरल कॉलेज में। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, इसको कैसे याद रख सकते हैं, चलो पहले देख ही लेते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें सारे इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्रेसिडेंट में। ठीक है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी। ओके, अब लद्दाख भी हो जाएगा, सॉरी लद्दाख नहीं, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये 4-5 लोग हो गए। ओके, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मतलब जितने भी यूटी का अपना खुद का लेजिस्लेचर है, ओके, उसमें उसके इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर असेंबली डिसॉल्व भी है ना, तब भी मेंबर वोट कर सकता है, मतलब ये जितने भी मेंबर है ना, अगर असेंबली डिसॉल्व भी है तब भी वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी डाउट या फिर डिस्प्यूट है तो उसको कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट, है ना। और इस बेसिस पे हम लोग नहीं कर, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं कि इट कैन नॉट बी चैलेंज दैट इलेक्टोरल कॉलेज इज इनकम्प्लीट, है ना, मतलब इस बेसिस पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज आपका इनकम्प्लीट था तो फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन वॉइड हो गए, है ना, मतलब नल एंड वॉइड कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग नहीं मतलब जो भी होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एक तो सिटीजन होने चाहिए, है ना, फिर 35 साल के होने चाहिए, लोकसभा बनने लायक होने चाहिए, है ना, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कुछ भी। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है, सिटीजनशिप होनी चाहिए, 35 साल के होने चाहिए, लोकसभा बनने लायक होने चाहिए
और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब नॉमिनेशन सब्सक्राइब करने के लिए 50 इलेक्टर लगते हैं, ओके, 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 एज सेकेंडर्स, ठीक है। तो ये याद रखना, 50 एज इलेक्टर्स ऑफ प्रपोजर्स एंड 50 एज सेकेंडर्स, जबकि जो हम लोग देखेंगे ना नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, उसमें सिर्फ 20 लगते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना, यहाँ पे 50 होते हैं, ओके। बाकी 15,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं आरबीआई में, ये वापस मिल जाते हैं अगर आपको 1/6 वोट मिल जाते हैं टोटल, है ना। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर वो आरबीआई के पास ही रह जाते हैं, ठीक है। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? सीजीआई दिलाता है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है अवेलेबल, तो फिर जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ दिलाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होता है ना, कितने नंबर भी टाइम्स के लिए, जबकि यूएसए में सिर्फ 2 बार कोई भी बंदा या फिर बंदी 2 बार सिर्फ प्रेसिडेंट बन सकता है, जबकि इंडिया में कितने नंबर भी बन सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, है ना। इलेक्शन वगैरह देख लिया हम लोग ने, सिटीजनशिप देख ली, ओथ देख ली, है ना, सब कुछ देख लिया। अब देखते हैं इम्पीच अगर करना हो प्रेसिडेंट को तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पीचमेंट किस बेसिस पे कर सकते हैं? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करता है कि वायलेशन आप किस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा इम्पीचमेंट के लिए? राज्यसभा या फिर लोकसभा कोई भी कर सकता है, ठीक है। दोनों को पहले साइन करना पड़ेगा 1/4 मेंबर्स को, ठीक है। 1/4 मतलब कितना हो गया? 25%, ठीक है। तो जौन से भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो रहा है उसके 25% मेंबर्स को पहले साइन करना पड़ेगा, ओके। फिर 14 डेज का नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ओके। उसके बाद इसमें इलेक्शन होगा जो कि पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल, ओके। स्पेशल नहीं, मतलब मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल, ओके। इससे पास करना पड़ेगा दोनों हाउस में, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, ओके। लाइक जैसे इंट्रोड्यूस हुआ राज्यसभा में तो उसको पहले पास करना पड़ेगा 2/3 वोटिंग से, फिर जाएगा लोकसभा में, उसको भी पास करना पड़ेगा सेम मेजोरिटी से, ओके। फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इसमें पार्ट लेते हैं, ओके। जैसे हम लोग ने ऊपर अभी देखा था ना इलेक्शन में, ये देखो इसमें सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स थे, नॉमिनेटेड नहीं थे। लेकिन जब निकालने की बात आती है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। ये इलेक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, ओके। तो ये याद रखना कि जब इलेक्शन होता है तो उसमें सब लोग पार्ट लेते हैं लेकिन सिर्फ इलेक्टेड, ठीक है। जबकि जब इम्पीचमेंट होगा तो सब पार्ट नहीं लेंगे, सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर्स ही पार्ट लेंगे, है ना। पार्लियामेंट क्या होता है? राज्यसभा लोकसभा, ठीक है। तो सिर्फ ये पार्ट लेंगे, बाकी जितने भी मेंबर्स थे ना, ये देखो ये वाले जितने हैं ये पार्ट नहीं लेंगे, ओके। और साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आ जाते हैं इसके, ये इलेक्शन में नहीं होते हैं बट इम्पीचमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो वैकेंसी या तो रेजिग्नेशन दे दे प्रेसिडेंट तब हो सकती है ना, या तो उसका रिमूवल हो जाए, है ना, या तो फिर डेथ हो जाए या फिर कोई अदरवाइज और कोई रीज़न हो, ठीक है। तो जो भी 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा, जो भी रीज़न हो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराना पड़ेगा, ओके। और उस 6 महीने तक कौन प्रेसिडेंट रहेगा? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और जो नया प्रेसिडेंट बनेगा ना, है ना, मान लो कोई भी एक्सपायरेशन से पहले ही खत्म हो गया, मान लो डेथ हो गई, ओके। तो जो भी नया प्रेसिडेंट आएगा वो पूरे 5 ईयर के लिए रहेगा, ये नहीं कि सिर्फ रिमेनिंग के लिए, ठीक है। इलेक्शन बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, अगर डिले हुआ तो जब तक नया नहीं बनेगा तब तक प्रेसिडेंट रहेगा, ठीक है। मतलब मान लो अभी जैसे मुर्मू जी हैं प्रेसिडेंट, है ना, उनका मान लो जब भी ख़त्म हो रहा है, इस पॉइंट पे आके ख़त्म हो रहा है 5 साल बाद, है ना, तो यहाँ तक उनको रहना चाहिए था। इसके 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर उसको इलेक्शन करवाने थे, उसको इलेक्शन कमीशन को, ओके। बट इलेक्शन नहीं हो पाई किसी भी वजह से, है ना, मान लो 1 साल तक इलेक्शन नहीं हो पाया, तो इस इलेक्शन 1 साल तक भी मुर्मू जी ही प्रेसिडेंट रहेंगी, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जब तक इवन अगर एक्सपायर भी हो गया है ना उनका टर्म, लेकिन अगर इलेक्शन नहीं हुए तो तब तक वो खुद ही प्रेसिडेंट रहेंगी, ठीक है। अब रेजिग्नेशन लेटर अगर रिज़ाइन करना है प्रेसिडेंट को तो वो किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को, ओके। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है अवेलेबल तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देंगे, ठीक है। तो बस इतना हमको याद करना था प्रेसिडेंट के बारे में, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ओके। हाँ, ये और पूछ सकता है, ये जो लिस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, इसको एक बार आप 2-3 बार देख लेना तो याद हो जाएगी, ओके। ऐसे ऐसे पूछ लेता है सेकंड कौन थे, थर्ड कौन थे, फोर्थ कौन थे, ओके। तो इस टाइप से ही पूछ सकता है, ओके। जैसे सीक्वेंस में अरेंज करने को भी दे सकता है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, ओके, याद कर लेना। इसका निमोनिक कुछ नहीं मिला, निमोनिक अगर कुछ हो तो बताना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट, है ना। सिमिलरली ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख लेना, है ना। और ये जो लिस्ट है ये इंपॉर्टेंट है ना, इसको देख लेना, हम लोग नोट से पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट में पढ़ेंगे। ये वाइस है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। अब सबसे पहले इनका इलेक्शन देखते हैं, ओके। तो इलेक्शन में इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों ही, नॉमिनेटेड भी एंड इलेक्टेड भी, ओके। सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इनके इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं, ओके। तो बेसिकली अगर हम लोग ये देखें तो ये वही मेंबर्स तो हुए जो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहे थे, है ना।
तो जो प्रेसिडेंट को इम्पीच करते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, ऐसे याद कर लो, ठीक है। लेकिन जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लिखा है ना, लेकिन पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट भी आते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट कैसे बनता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये याद रखना, है ना। प्रेसिडेंट भी पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, इसको मत भूल जाना, ओके। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में प्रेसिडेंट नहीं लेते हैं पार्ट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। अब इनका होता कैसे है इलेक्शन, क्या सिस्टम होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ओके। अब अगर ये समझना है ना ये क्या होता है, ये कैसे सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, तो इसकी एक वीडियो पड़ी हुई है ना। ये यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बनाई थी इलेक्शन के ऊपर पूरी, है ना। यूट्यूब पर ही पूरी वीडियो पड़ी हुई है, इलेक्शन करके सर्च करना तो आ जाएगी, ओके। 2 पार्ट में है, उसको अच्छे से उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है, सारे इलेक्शन जितने भी इंडिया में इलेक्शन होता है ना, सारे इलेक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उसको जाके देख लेना, ओके। इसमें भी डाउट्स कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी डाउट आया, डिस्प्यूट आया तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, ओके। फिर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होंगी, वही सिटीजनशिप 35, और उसके लिए सॉरी प्रेसिडेंट के लिए क्या था, लोकसभा लायक होना चाहिए, बट इसमें क्या है कि राज्यसभा लायक होने चाहिए, है ना, क्योंकि ये सीएम होते हैं ना, चेयरमैन होते हैं, तो उसके लायक होने चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग ने देखा ही था, वहाँ पे 50 थे, यहाँ पे 20 आ जाएंगे, और ये सेम ही रहेगा, 15,000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे आरबीआई में, है ना। सेम 1/6 अगर वोट मिल जाते हैं तो फिर वापस मिल जाएगा, नहीं तो फिर जब्त हो जाएंगे, ओके। इनको वोट कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट, ओके। लेकिन अगर प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कोई पर्सन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट, ठीक है। इसमें ये याद रखना, इसमें ये मत कर देना कि यहाँ पे सीजीआई होगा, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नहीं, प्रेसिडेंट होगा, और नहीं तो फिर वो कोई पर्सन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। फिर इनका 5 साल का टर्म होता है, पता ही है, ये प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन करेंगे, ओके। ओथ भी प्रेसिडेंट दिलाएंगे, रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, ओके। अब इनका इम्पीचमेंट इंटरेस्टिंग है ना, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट इंटरेस्टिंग है ना, मतलब याद करने लायक है। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है उसका प्रोसेस देखते हैं। इनके प्रोसेस के लिए कोई भी फॉर्मल इम्पीचमेंट रिक्वायर्ड नहीं है ना। ये बेसिकली ओनली इन राज्यसभा हो सकता है ना, क्योंकि ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, है ना, चेयरपर्सन। तो इस वजह से इनको सिर्फ इम्पीच कौन कर सकते हैं, सिर्फ राज्यसभा वाले, लोकसभा वाले नहीं कर सकते हैं, ओके। इनको ही 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, ओके। इनको इम्पीच कर कैसे सकते हैं, सिंपली बाय इफेक्टिव मेजोरिटी इन राज्यसभा एंड अग्रीड बाय लोकसभा, ठीक है। मतलब क्या है कि राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करो इनका इम्पीचमेंट मोशन, और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास कर दो, ठीक है। तो ये याद रखना, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। ये हो गया तो फिर इम्पीच हो जाएंगे वाइस प्रेसिडेंट, ओके। अभी तक कोई भी हुआ नहीं है, ये याद रखना, कोई भी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अभी तक इम्पीच नहीं हुआ है, ओके। रीअपॉइंटमेंट हो ही सकता है ना। और अंटिल सक्सेसर कम्स, जैसे हम लोगों ने प्रेसिडेंट में देखा था ना, जब तक कोई नया नहीं आ जाएगा तब तक बने रहेंगे, ठीक है। सेम इनके साथ भी होता है, ओके। इसमें भी वैकेंसी क्या होती है ना, या तो उनका टर्म ओवर हो जाए, है ना, और टर्म ओवर होने से 6 महीने पहले उनको वो कराने पड़ेंगे, है ना, विदिन 6 मंथ्स, 6 महीने पहले नहीं, विदिन 6 मंथ्स, ओके। और अगर रेजिग्नेशन दे देते हैं तो फिर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इलेक्शन कराओ, ओके। अगर नया जो प्रेसिडेंट आएगा वो फुल टर्म के लिए रहेगा, रिमेनिंग नहीं, पूरे फुल टर्म के लिए रहेगा, ठीक है। और इनको जो सैलरी मिलती है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की मिलती है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट की कोई सैलरी नहीं होती है, ओके। इनको क्या सैलरी मिलती है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो ये याद रखना, ओके। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया वाइस प्रेसिडेंट। अभी आपको पढ़ना हो पोता तो पढ़ लेना, ओके, बट ये लिस्ट जरूर पढ़ लेना, ओके। नेक्स्ट है अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओके। तो इनके बारे में देखते हैं, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ओके। वैसे तो इसको हम लोग उसमें भी कवर करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में, है ना। लाइक जो यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे ना, जैसे इलेक्शन कमीशन वगैरह है ना, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उसके नोट्स दे देंगे, या तो फिर कोई वीडियो बना देंगे सबको एक साथ, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये, ठीक है। सिमिलरली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के साथ भी यही करेंगे, ओके। तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, बट उसको अलग से कवर कर लेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इनको देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल और कैग को, ओके। तो अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, ओके। इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक होने चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक के लिए क्या क्वालिफिकेशन होती है हम लोग पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। स्पेशलिटी, है ना, ये सब तो मतलब बात की बात है। राइट टू बी प्रेजेंट होनी, मतलब उनको राइट टू बी प्रेजेंट मिलता है, एंड टू स्पीक इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। मतलब जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो दोनों ही हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाके वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन राइट टू वोट नहीं होता है, वोट नहीं कर सकते हैं, जा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनका टेन्योर जब तक प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ओके। सैलरी नॉट फिक्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। अब इनका आर्टिकल क्या है, 76, इंपॉर्टेंट आर्टिकल में मार्क था, ओके। फिर नेक्स्ट है कैग को देखते हैं, ओके। इनका आर्टिकल कहाँ है, 148 से स्टार्ट होता है 151 तक, ओके। अपॉइंटमेंट कौन करता है, इनका प्रेसिडेंट, ओके। इनको सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही मिलती है, ओके। टेन्योर इनका 6 और 65, ठीक है, या तो 6 साल या तो 65 साल, जो भी पहले हो जाएगा उतना रहेगा, ओके।
इनका काम क्या होता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ऑडिटिंग वाला काम करते हैं, जबकि स्टेट गवर्नमेंट के लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों का काम करते हैं, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती है ना, वो सब प्रेसिडेंट को ये सबमिट करते हैं, ठीक है। और जो स्टेट की होती हैं उसको गवर्नर को करेंगे, ठीक है। तो ये कवर हो गया अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसमें बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये पढ़ लेना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आते हैं सीक्वेंस में अरेंज करने को, क्रोनोलॉजी में, है ना, मतलब पहले कौन आता है प्रेसिडेंस में, वो सब। तो ये छोटी सी लिस्ट है ना। इसमें टोटल आपको इम्पोर्टेंट तो वैसे 7 तक है ना, बाकी कर पाओ तो कर लेना, 5 ही और बचेंगे, ठीक है। तो ये याद करना है, सबसे पहले जैसे प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर्स, है ना। फिर कौन आता है, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट्स आते हैं, ओके। फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये तो है ही नहीं अपने यहाँ, है ना, तो इसको तो हटा ही दो, ओके। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये एक साथ आते हैं, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और स्पीकर ऑफ लोकसभा एक ही साथ आते हैं, ओके। बाकी एक बार देख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब पार्लियामेंट स्टार्ट करना है हम लोगों को, ओके। अब ये बहुत लंबा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है ना, इसलिए इसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने पार्ट 1 यहाँ पे कवर कर लिया है, काफ़ी सारे टॉपिक्स। आपको कैसे लगे, अच्छे से समझ में आई पॉलिटी या नहीं आई, शॉर्ट में बिल्कुल समझाने की कोशिश की है, और जितने भी टॉपिक्स रेलिवेंट हैं पीसीएस के लिए सिर्फ उस पर हमने फोकस किया है, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं गए हैं, है ना, नहीं तो फिर बहुत एनालिटिक हो जाता यूपीएससी के लिए, वो नहीं करना है हम लोग को, ठीक है। अभी सिर्फ हम लोग पीसीएस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलो बताना कैसा लगा, थैंक यू एंड कीप रिवाइजिंग।